अब 270 पॉइंट निफ्टी नीचे इस समय, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, 150 पॉइंट मिड कैप पर दबाव। वीरू रजदा हैं मेरे साथ। क्लियरली मार्केट पर आज एक जो सुबह एक लग रहा था कि थोड़ी सी वार्निंग साइन, सुबह एक थ्योरी हमने पेश की थी रजदा, वो आई थिंक कुछ हद तक यहाँ पर ठीक साबित हो रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस दिखाएगा। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा था मार्केट को लेकर, मूड अभी भी ख़राब है मार्केट में। और जो हमारी बाज़ार है वो मेनली अपने कारणों से गिरे थे। तो ट्रंप की विक्ट्री ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम खुश हो रहे थे, सब नाच रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट हमारे मतलब मार्केट इसलिए नहीं गिरा था कि यूएस मार्केट या कि यूएस इलेक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी थी। रैली मार्केट में आई बिल्कुल ट्रंप के उस विक्ट्री की वजह से, क्योंकि शायद एक ट्रिगर चाहिए था मार्केट को शॉर्ट कवरिंग के लिए, लेकिन हमारी अपने खुद के कारण थे गिरने के। अच्छा, आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, आज जो ट्रेंड का नंबर आया उसने भी कुछ हद तक मार्केट को निराश किया। तो देखते हैं, अब एसबीआई पर नज़र रहेगी सबकी, लेकिन आज तो क्लियरली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सेशन मार्केट के लिए। तो बैक टू बैक तेजी वाले सेशंस के बाद हम फिर से थोड़े से बैकफुट पर आए हैं। अनुज, वो गोल्फिंग टर्म्स में लोग कहते हैं ना कि वी आर स्टिल इन द वुड्स, तो पेड़ों में बॉल गया है तो उसी वहीं पर टकरा रहा है, फेयरवे पर वापस लौट नहीं रहा है। तो ये क्या कह रहा है? कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि पिछले 2 दिन जो हमने डीलिंग रूम में देखा कि अच्छी गिरावट पर लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, भले ही वॉल्यूम्स कम थे लेकिन खरीदारी के लिए हिम्मत कर रहे थे। तो वो क्या कह रहा है, मार्केट के टेक्सचर के बारे में क्या कह रहा है? देखिए अजता, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, बिल्कुल कल दोपहर तक लग रहा था कि मार्केट ठीक हो रहा है। आज सुबह जब मैंने डेटा पढ़ा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार डेटा पढ़कर अगर आपको अपना व्यू बदलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। आज सुबह डेटा में ऐसा क्या था एग्जैक्टली जो मैं नर्वस हो गया था सुबह, और मैंने एक व्यू लिया था कि मार्केट में वापस गिरावट आ सकती है। वो ये टेबल थी, ये जो टेबल थी ना, कल की जो रैली थी ना, उसमें एफआईज ने भर भर के उल्टा बेचा, उल्टा ज़्यादा बेचा, परसों से ज़्यादा बेचा। चलिए, एक तो कैश में बेचा, दूसरा एफआईज ने एफएनओ में उल्टा और शॉर्ट ऐड करे। वो सब ले कौन रहा था? सामने ले रहे थे कैश मार्केट में पूरा का पूरा डीआईज और रिटेल, लेकिन ये जो टेबल है ना, क्लाइंट ले रहे थे। लॉन्ग पोजीशन 4.6 लाख, उनके शॉर्ट 2.33 लाख। अब ये वही लोग हैं जो 90% लोग लूज़ करते हैं। तो बेसिकली इस मार्केट में तेज़ी में बाइंग वो लोग कर रहे थे जो नॉर्मली पैसा लूज़ करते हैं, और बेच वो रहे थे जो नॉर्मली पैसा बनाते हैं। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ा इंडिकेटर था। प्लस कल जाते जाते जो वीरो ने एक रिस्क दिखा दिया था कि कल का हाई एग्जैक्ट 20 डेमा था, उस सुबह उसकी भी बात हुई थी। तो एक सही बैठ रहा था वो समीकरण क्लासिकल 20 डेमा हॉल्ट को लेकर। तो ये मुझे एक थोड़ा सा सुबह एक रिस्क नज़र आ रहा था। अब करना क्या इस मार्केट में, मेरे ख्याल से अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है मार्केट से कि वर्स्ट इज़ ओवर। उसके लिए 20 डेमा के ऊपर क्रॉस करके बंद होना ज़रूरी है, 24,500 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। जब तक वो ना हो तब तक भले ही आपको मिस करने पड़ेगी थोड़ी सी रैली, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मैं आई थिंक हम कल भी बात हुई थी अनुज हमारी ये, और आज भी बात हुई थी। अब हम वो 20 डेमा से रिट्रेस हो गया अनुज। अब आप देखिए रिट्रेसमेंट होने के बाद दोनों इंडेक्स क्या कर रहे हैं। निफ्टी 24,200 पे, यानी मोटा मोटी कल का लो। निफ्टी बैंक वही 51,800, जो कि करीब 3 एवरेज यहीं परसिस्ट करते हैं। अब ये एक्सपायरी भी निकल जाएगी अनुज। एक हमने हॉल्ट भी देख लिया 20 डेमा। अब सेंस क्या बन रहा है इन टर्म्स ऑफ लेवल्स, करना क्या चाहिए, कहाँ जा सकते हैं इंडेसेस? बिल्कुल, देखिए वीरू, निफ्टी ने एक चीज़ आज थोड़ी सी कंफर्मेशन दी हमको 20 डेमा हॉल्ट का, क्योंकि वो प्रॉपर हॉल्ट था। 2 बार आप 20 डेमा तक गए और दोनों बार वहाँ से फिसले। अब क्या होगा? मेरे ख्याल से नज़र रखें 24,150 पर। अगर 24,150 के नीचे आप जाने लगें, 24,150 क्यों? क्योंकि कल का लो 24,204 था, आज का लो अभी तक 24,180 है। कई बार ऐसा होता है कि लो 20-25 पॉइंट से टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से 24,150 के नीचे ना, मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने शुरू होंगे, जो आपको 24,000 तक भी ले जा सकते हैं। अगेन प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू 24,150 ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मार्केट में पॉसिबिलिटी हर तरीके की होती है। ये भी हो सकता है कि लास्ट आवर में वापस एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ। जब तक 20 डेमा क्रॉस ना हो और उसके ऊपर अब बंद ना हो, तब तक इस मार्केट में पोजिशनल लॉन्ग ना करें।
इंट्राडे में भले अगर आपको मार्केट इंडिकेशन दे रहा है तो लॉन्ग करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजिशनली मेरा मानना ये है कि अब जब तक 20 डे को क्रॉस ना करें तब तक लॉन्ग नहीं है इस मार्केट में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 51,500 से 51,800 यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सपोर्ट आना चाहिए। आज का लो 51,750 है। अगेन बैंक निफ्टी पे अभी भी काफ़ी दूर है अपने रीसेंट लोज से और 100 डेमा से, तो अब 100 डेमा करीब 51,400 51,500 पर, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। अभी ये बाज़ार डे ट्रेडर्स का है। प्लस एक चीज़ और समझ लीजिए, आज और कल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो एसबीआई का नंबर है ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा 2-3 ऑटो कंपनियों के नंबर्स आने वाले, कंजम्पशन से रिलेटेड नंबर्स आने हैं। वो अगर मार्केट का थोड़ा सा मूड माहौल बदल दें तो अलग बात है, वरना ग्लोबल मार्केट से जितनी आपको उम्मीद थी ना उतना ग्लोबल मार्केट ने प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद बाकी जो है वो आपको अपने हिसाब से कहते हैं ना कि अपने खुद के क्यों संभालने होंगे। बाकी वीरो एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग है? अच्छा अनुज, मैं आऊँ उससे पहले एक बार ये ट्रेंड पे जिस प्रकार का अर्निंग रिएक्शन अब आप देखिए यहाँ पे ज़्यादातर पैरामीटर्स पे नंबर्स ने मिस किए। क्या ट्रेंड में इन नंबर्स के बाद और डाउन साइड खुल सकता है? क्योंकि इसकी पोजीशनिंग पहले भी खराब थी, एक महीने से लिक्विडेशन मोड में था, अब 100 डेमा के नीचे। अनुज 100 डेमा आप सोच लीजिए 15 मई 2023 के बाद पहली बार ब्रीच हुआ। आई थिंक सुबह रचना जी से इसके ऊपर बात हो रही थी, और एक बात तो मैं मानता हूँ, मार्केट कुछ सेंस कर रहा था, वरना मतलब आप देखिए इवन कल की इतनी स्ट्रांग मार्केट में, कल और परसों जो इतनी स्ट्रांग मार्केट थी उसमें भी ट्रेंड डे लो पर बंद हो रहा था। कहीं ना कहीं मार्केट को ये रिस्क था कि इस बार ट्रेंड डिसअपॉइंट करेगा, और ट्रेंड जैसे स्टॉक में ऑलरेडी भले ही हाई से गिर गया हो, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप नहीं है, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो आई थिंक 18 महीने में 2000 से 8000 गया था। 18 महीने से भी कम लगे थे शायद, 2000 से 8000 की जो री रेटिंग हुई थी। अब 2000 से 8000 की रैली के नंबर्स खराब है, नंबर्स खराब नहीं है, नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 41% की ग्रोथ, तो शायद 39% आए वो मंगलम के एनालिसिस के हिसाब से। तो नंबर्स कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपने इतनी ज़्यादा पाल ली थी यहाँ पर कि ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब थोड़ा सा और करेक्ट करेगा, और वैसे भी इंडेक्स में आने के बाद स्टॉक्स नॉर्मली करेक्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स को मौका देगा जहाँ पर भी करेक्शन खत्म होगी, लेकिन इस समय विरुद्ध थोड़ा सा एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मार्केट को कुछ ना कुछ हिंट था कि इस तरीके के नंबर शायद ट्रेंड के आ सकते हैं। जी चलिए, एक ट्रेंड पिक मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ले लिया। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, 2-3 स्टॉक्स मार्क कर देता हूँ। एज में देखिए स्ट्रेंथ है, अगर स्क्रीन पर जिन कुछ काउंटर्स में डिफेंस में HCL आज सरप्राइज कर रहा है। मैं इसके वॉल्यूम्स में, इसका OI में, इसकी ऑप्शन एक्टिविटी देख के काफ़ी, अगर आप देखें, अचंभित था। आज के कोलैप्सिंग मार्केट में भी ये अपनी लगभग आप समझ लीजिएगा कि जुलाई से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री को हायर साइड पे बाइसेक्ट कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग है इसमें अच्छी खासी, और अपने लास्ट ड्यू एवरेज करीब 4475 पे जो प्लेस्ड है उसको काटने की कोशिश कर रहा है। एक HCL पे नज़र रखिएगा। बैंकिंग में अभी भी स्ट्रॉन्ग, अभी भी स्टेबल, इस मंच पे काफ़ी बात हुई है, दैट्स फेडरल बैंक 207 पे। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अभी भी 200 पे खड़ी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्टिविटी OI देखिए जरा, 21 लाख शेयरों का बिल्डअप, दैट्स ह्यूज, आई मीन मोर देन ह्यूज। एक यहाँ पे नज़र रखिएगा, और एक थोड़ा सा जब मैं मतलब जिसे कहते हैं ना, आई मीन वीक साइड पे जहाँ पे रेंज ब्रीच हो रही है उस पर नज़र रखिएगा। ग्रासिम 2574 डे लो पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर 100 डेमा टूटा, और साथ ही साथ 9 अगस्त से चली आ रही जो रेंज थी वो टूटी है। आप शॉर्टिंग देखिए 72,500 शेयर टूटे हैं। तो वीक साइड पे ग्रासिम, स्ट्रेंथ पे HCL, और साथ ही साथ फेडरल बैंक। हर्षदा, इस समय बाजार जिस तरह से एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है और ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिन्होंने मार्केट को नीचे खींचा है। देखिएगा 24,200 को अब इस समय निफ्टी एक बार फिर टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। डे लो से ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि डे लो 24,181 था। हिंडाल्को 8% का नॉक ले रहा है। वो नोवेलिस ने अपनी जो एबिटा, एडजस्टेड एबिटा पर टन की गाइडेंस स्क्रैप जो कर दी है, उसका पेन भारी पड़ा है कंपनी पर। 8% का नुकसान। ट्रेंड हम अभी मेंशन कर रहे थे, 7% का नुकसान इसमें देखने को मिला। श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम ये दूसरे एक्सीडेंट्स हैं आज के, जहां पर 3-3.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। ग्लेनमार्क फार्मा हो, वेदांता हो, मेट्रोपोलिस, नंबर्स आगे कल आएंगे। मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी 3-3.5% तक का एक नॉक लगता दिखाई दिया है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, हर पैमाने पर कंपनी ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तो स्टॉक 6.5% ऊपर है। चंबल का परफॉर्मेंस अच्छा,
गुजरात गैस का वैसे वॉल्यूम और वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा था, तो उधर भी तेजी बनी। और चंबल के नंबर्स देखकर कोरमंडल इंटरनेशनल में भी आज हम देख रहे हैं खरीदारी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए। तो ये कुछ की ट्रेड्स रहे हैं और इन पर आगे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोता हमारे साथ है। इसके अलावा टेक्निकल कॉल्स के लिए सचिदानंद उतेकर, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, शिल्पा राउत, अमित सेठ और प्रशांत सावंत साथ देंगे। 2:15 बजे बात होगी आज के 2 दिग्गज नतीजों की, एक M&M और दूसरा ट्रेंड। सुदर्शन और मंगलम हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या उभर कर आए। इनफैक्ट M&M की प्रेस कॉन्फ्रेंस से FY25 का एक आउटलुक भी आना शुरू हो चुका है, उस पर भी उल्लेख होगा। 2:20 पर टीम लीज के नंबर्स पर बात करेंगे। कंपनी की CEO नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाली है। फिर 2:30 बजे विवेक आपको बताएंगे कि MSCI इंडेक्स में एग्जैक्टली क्या बदलाव हुआ और स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर जायजा लिया जाएगा कल आने वाले नतीजों का। SBI बिग बॉय है, उसके नंबर्स कल दोपहर में आएंगे। यतिन से जानेंगे कि क्या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों अपने नतीजे पोस्ट करने वाले, तो सुदर्शन को दोबारा लेकर आएंगे स्क्रीन पर। और फिर आरती इंडस्ट्रीज से क्या एक्सपेक्टेड है, ये कंचन आपको बताएंगी। 2:50 पर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा हमारे साथ देने वाले हैं। फिर यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम का चेक, क्लोजिंग की रणनीति, BTST STBT ट्रेड्स और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर हमारा पैनल तैयार है और एक बार देखते हैं मार्केट का हाल और ट्रेड्स अप्रोच करते हैं। 24,208 पर निफ्टी, तो 24,200 एक बात तो लग रही है, मार्केट 24,200 बचा रहा है। 24,200 का पुट देख रहा था मैं, वहाँ पर भी काफ़ी बिल्डअप है और 24,200 के पुट में करीब 3.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है। तो शायद 24,200 बच जाए, ये एक अब तक मार्केट का वर्डिक्ट है। बाकी आखिरी के 1.5 घंटे में देखेंगे। ये देखिए क्योंकि 3.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 8 ही रुपये प्रीमियम में है, तो इतना कोई 24,200 के नीचे का शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स को रिस्क नहीं दिख रहा है। हमारे पैनल के पास चलते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड अभी के लिए रहेगा हिंद पेट्रो पे। हिंद पेट्रो फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 398। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 393 का ही रखिए। मुझे लगता है कि 408 से लेके 412 आपको इमीडिएट टारगेट्स आते हुए मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी HPCL में बाय साइड की। सचिदानंद, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून श्रद्धा, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छी तरह डिफेंड किया है निफ्टी ने 24,180 का जो सपोर्ट जोन है, एंड काफी सारे स्टॉक्स में थोड़ी सी अच्छी रिकवरी भी हुई है। वहां पे मुझे लग रहा है डीवीज लैब का स्ट्रक्चर इस एक्सपायरी के शुरुआत से ही काफी इंटरेस्टिंग रहा है, एंड जिस तरीके से वापस इसने 6,000 का लेवल रिकॉन्कर किया है, मुझे लग रहा है एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है 60 मिनट चार्ट पे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़े से ड्यूरेबल लॉन्ग्स नजर आ रहे हैं, इसलिए मोमेंटम चेस करने की इत्तला होगी। टारगेट ऑन दी अपसाइड प्लेस्ड है लगभग अराउंड 6070 से लेके 6130 तक का खरीदारी करनी है डीवीज लैब के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 5960 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, दिवीज लैब 6015 पे आपका बाय ट्रेड। 2 ट्रेड हुए अब तक, HPCL, दिवीज लैब। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक में हमने 2 दिन पहले, इनफैक्ट कल हमने एक ब्रेकआउट देखा था ऑन गुड वॉल्यूम्स। इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टेकआउट किया था। आज के सत्र में जरूर थोड़ा सा सबड्यूड है, वॉल्यूम्स काफी कम है, तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड का ब्रेकआउट है एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में फिर से एंटर करने का, और ब्रेकआउट लेवल अच्छे से स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो 299 के लगभग प्राइस है, पोजिशनली इसे बाय करें। स्टॉप लॉस आपका रहेगा लगभग 295 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 307 और 311 के। ओके, मानस, आपका ट्रेड। अनुज जी, इंडसइंड बैंक पे बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया, लेकिन वो 10 मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं निकल पाया और फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो लोअर बॉटम का ट्रेंड है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1076 का स्टॉप लॉस लगाना है। अभी 1058 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं फ्यूचर के, तो 1076 का आपको स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 1025 1025 के टारगेट सेट करने हैं इंडसइंड बैंक के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 1060 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है ये पुट ऑप्शन।
1060 का। स्टॉप लॉस 21 का लगाएंगे, 45 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, तो ये फिलहाल इंडसइंड बैंक पर एक सेल साइड का ट्रेड आ रहा है। गाबा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का आई थिंक नाम है शॉर्ट साइड, स्टॉक का नाम है ग्लेनमा। काफी गिरावट आई है आज। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1653 पर, स्टॉप लगेगा 1670 पर। मेरे ख्याल से ऑन द डाउन साइड पॉसिबल है कि 1630 या 1620 ये एक जोन है, वहां तक आने स्लाइड होने की संभावना है। ग्लेनमा शॉर्ट। ओके, ग्लेनमार्क शॉर्ट है अभी इस वक्त आपका। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, कल एक शॉर्ट कवरिंग का आई थिंक दौर आया, छोटी सी शॉर्ट कवरिंग का, बट उसमें वो सस्टेन नहीं हो पाया। हमारे जो वो अपने अगर आप देखें जो आई थिंक फैक्टर्स हैं, उन्होंने फिर एक बार प्ले किया स्ट्रांगली और हम हायर लेवल से आज 20 डे से रिवर्सल ले रहे हैं। आप लोगों ने रीडिंग कैसे करी है? अभी आप लोग अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्लेस कर रहे हैं? आपकी शॉपिंग लिस्ट में पिछले 4-5 दिन में क्या आया, क्या अवॉइड किया आपने? बिल्कुल। तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मार्केट ने एक जबरदस्त वोलेटिलिटी दिखाई, उसके बाद हमने 100 डे मूविंग एवरेज को एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया और अब कहीं ना कहीं बाजार एक रेंज बाउंड ट्रेड में है। बट एक चीज जो मुझे लगती है काफी स्ट्रांगली बाजार इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म बाजार में एक बेस अब मेरे हिसाब से 23,800 पे बन चुका है। आज जो डिप आई है वो ऑब्वियसली लास्ट 2 दिनों की एक रैली का रिट्रेसमेंट है और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बाजार अब 23,900 24,000 के जोन को अच्छी तरह से एक रिस्पेक्ट करेगा। बट अपसाइड में भी मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट 24,500 पे बनाएगा। तो ब्रॉडली आप देखेंगे तो बाजार रेंज बाउंड है। इसका मतलब है पूरा बाजार अब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पर जा चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मानस जैसे इंडसइंड की शॉर्ट की बात कर रहे थे, तो ये इस तरह का एक माहौल बनेगा जहां प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक अच्छा लगेगा पर वहीं इंडसइंड बैंक वीक लगेगा। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई अच्छा लगेगा पर शायद दूसरे बैंक में वो स्ट्रेंथ देखने को नजर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट अब होता हुआ हमें नजर आता है। जहां तक के हमें आज कुछ पसंद आ रहा है तो उसमें एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है और स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे हिसाब से बहुत ही वेल प्लेस्ड है पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, साथ ही साथ पूरे बैंकिंग बास्केट के अंदर में। तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से एसबीआई ने अपने 5-6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद और 2 दिन पहले एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया 840 के ऊपर, ये ब्रेकआउट अब कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा है स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई को जो कि करीब 910-920 की जोन का था उसको क्रॉस करेगा और 950 रुपए तक के स्तर मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टेक्निकली भी दिखा रहा है। फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव आप देखेंगे तो बैंक ऑलमोस्ट 1.7 टाइम प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी के टर्म्स में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% की कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है और ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए के नंबर जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास है, 1.2% के आसपास है और जिसकी वजह से हमें लगता है कि कंपनी बहुत ही वेल प्लेस्ड है। 16-17% की लोन ग्रोथ हमें लगता है एक्सपेक्ट की जा सकती है और जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 17% के आसपास देखने को नजर आ रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी पूरे बैंकिंग बास्केट के अंदर। बीआई रहेगी प्रेफर्ड पिक। चलिए अब 2 नंबर्स को रिविजिट करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंड के नंबर्स आए। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स अच्छे थे, ट्रेंड के नंबर्स ट्रेंड के खुद के स्टैंडर्ड से शायद थोड़े से ख़राब रहे। तो पहले मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि ट्रेंड के नंबर्स कैसे रहे। मंगलम, 7% स्टॉक नीचे, क्यों इतना डिसअपॉइंट हुआ मार्केट? तो ट्रेंड के स्टॉक प्राइस के रिएक्शन को देख के हमें 3 तरह से देखना पड़ेगा। सबसे पहला ट्रेंड के खुद के नंबर्स, दूसरा लोगों के एक्सपेक्टेशंस और तीसरा मार्केट का खुद का मूड। ट्रेंड के खुद के नंबर्स अगर देखें, क्या वो खराब हैं? परहैप्स नहीं, क्योंकि ऐसे कंज्यूमर सेंटिमेंट में अगर आप नंबर्स, रिपोर्टेड नंबर्स देखें तो 39% रेवेन्यू ग्रोथ, अगर आप एबिटा देखें 47% एबिटा ग्रोथ और नेट प्रॉफिट देखें वो भी उतना ही तेज बढ़ा है। मार्जिन भी एक्सपेंशन हुआ, मार्जिन का भी एक्सपेंशन 15.5%। तो स्टॉक नीचे क्यों है? सबसे पहले पिछली बार से और अभी में ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में 30-40% की अपमूव ऑलरेडी आ चुका है। इस साल स्टॉक 110% चल चुका है, 20% ऊपर से गिरने के बावजूद भी। दूसरा, लोगों के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गए थे। पहले लोग 25-30% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करते थे, कंपनी 40% दे देती थी तो एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस हो जाता था। बट अब एक्सपेक्टेशन लोगों की 41% थी, कंपनी ने 39% दिया, तो लोग कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन के बिलो नंबर्स है। नेट प्रॉफिट हाँ ज़रूर लोगों के एक्सपेक्टेशन से बिलो है, बट उसमें ऑपरेशनल कोई रीज़न नहीं है। अदर इनकम
वो कम हो गई है। आप डेप्रीसिएशन देखें, स्टोर एक्सपेंशन उनका हुआ है तो ऑब्वियसली एसेट्स बढ़े हैं, डेप्रीसिएशन जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो बढ़ चुका है, और टैक्स खर्च भी बढ़ गया 86 करोड़ से 132 करोड़। ऑपरेशनली ये नंबर्स खराब नहीं हैं। सुस्त कंज्यूमर सेंटिमेंट में और सीजनैलिटी की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ उनकी अपेक्षाओं से कम है, बट फिर भी काफ़ी एनकरेजिंग है, 40%। फैशन कॉन्सेप्ट में डबल डिजिट लाइक फॉर लाइक ग्रोथ क्लोज टू 14%, और उन्होंने 44 स्टोर्स भी खोले हैं इस क्वार्टर में, 34 जूडियो स्टोर्स और 7 वेस्ट साइड के स्टोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें देखना है आगे जाके इनका जो ग्रोसरी बिजनेस है स्टार, वो कैसे ग्रो करता है, क्योंकि डीमार्ट ने सिर्फ 14% का ग्रोथ दिखाया था, वो भी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ सिर्फ 5% का था। यहाँ पर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ स्टार का 17% है, और आप अगर देखें तो ओवरऑल रेवेन्यू 27% है, बाकी सब कंपनी से काफ़ी तेज़, और सभी सेगमेंट में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, और वो कह रहे हैं कि स्टार को भी जूडियो जैसा ही बनाएंगे आगे जाके। इन सब के लिए आप 90 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स दे रहे हो, तो हो सकता है कि उस वजह से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है स्टॉक में। रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे और मार्केट का मूड खराब था, इसलिए स्टॉक 8% नीचे है। बिल्कुल, जैसा मंगलम ने कहा कि मार्केट का मूड खराब प्लस एक्सपेक्टेशन शायद ज़्यादा एलिवेटेड थे। मंगलम, शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आशीष चतुर्मोहता, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ट्रेंड, और कैसे देख रहे हैं आज की वीकनेस को? बिल्कुल है अनुज, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा वेल्थ क्रिएटर ये स्टॉक भी रहा है पूरे पोर्टफोलियो में। ऑब्वियसली आज एक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट प्राइस एक्शन से हुआ है, पर नंबर्स की आप बात करें तो जैसे मंगलम ने बखूबी समझाया कि 39% की टॉप लाइन ग्रोथ को शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं अबाउ 40-45% की जो एक टॉप लाइन ग्रोथ आएगी, और जो इन्होंने पिछले भी कुछ क्वार्टर्स में दिखाया तो उसके बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मार्केट की बढ़ गई थी। बट आप अगर से एब्सोल्यूट नंबर्स बेसिस पे देखेंगे तो कोई भी रिटेल कंपनी इतने अच्छे नंबर्स नहीं दिखा पाया, और खास तौर पे इतने बड़े बेस पर। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि सिर्फ एक कहीं ना कहीं जस्ट एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स अभी तक के ट्रेंड को कहीं ना कहीं ले नहीं पाए थे इस पूरी रैली में, जहां स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3,000 रुपए से 8,000 रुपए की रैली बहुत ही सस्टेन बेसिस पे की। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जब आप देख रहे हैं स्टॉक 8,000 से ऑलमोस्ट 6,400 पे आ गया। शायद हो सकता है कि करेक्शन में 6,200 भी आ जाए, बट ये अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन इस स्टॉक में बना सकें। आप जानते हैं थोड़े दिन पहले कंपनी ने अनाउंस किया था कि लैब ग्रोन डायमंड का भी जो सेगमेंट है वो ट्रेंड के अंदर में आएगा, और जो हमें लगता है कि एक बहुत बढ़िया ऑप्शनैलिटी है। जैसे अभी मंगलम बता रहे थे, स्टार बाजार जो कि अभी तक के जिसपे कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं किया, इस सेगमेंट को भी बड़ा बनाने की अब तैयारी की जा रही है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, ये दो जो सेगमेंट है वो हमें लगता है कि एक अच्छे खासे ग्रोथ पोटेंशियल के लिए तैयार है, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप की एक रणनीति ट्रेंड के अंदर में होना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में बना हुआ है, पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और इसका जो 52 वीक हाई था वो आई थिंक पिछले महीने 14-15 अक्टूबर को ही हिट हुआ, जो 8,350 के आसपास का था, वहां से 23-24%। तो अट्रैक्टिव है, स्पेशली एक स्टॉक जो हाथ से निकलता ही जा रहा था। देखिए, इशू ये है कि 8,000 पे बहुत महंगा हो गया था। असल में दिक्कत क्या होती है, जब स्टॉक वर्टिकल रैली करता है ना, फिर आपको स्कोप नहीं होता आपके पास डिसअपॉइंटमेंट का। तो वो ये डिसअपॉइंटमेंट, आप देखिए 1 साल पहले अगर आपने लिया तो भी 164%, मतलब इंडेक्स स्टॉक ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है 1 साल के व्यू के हिसाब से। 3 महीने में भी 17% ऊपर, जहाँ मार्केट कहाँ गया। तो ये सिर्फ ट्रेंड है, इस वजह से इस तरीके का मूव है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक अब ऐसा स्टॉक है जिसमें आप अब SIP कर सकते हैं, यहाँ से लेके अगले 3 महीने में जब भी गिरावट आए उसमें SIP करें बेसिक। ओके, तो ये एक स्टॉक SIP वर्दी, और शायद इस गिरावट का लोग फायदा भी उठाएंगे। 6,400 पर आपको ये स्टॉक आज दिखाई देगा। एक और काउंटर जिस पर सभी की नजरें हैं वो है M&M, और M&M के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बयान भी आए हैं नंबर्स के बाद। ये परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और आगे क्या आउटलुक है? सुदर्शन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदर्शन, स्टॉक एकदम शांत है, लेकिन एग्जैक्टली नंबर्स में क्या डिलीवर हुआ है? महिंद्रा और महिंद्रा ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे दिए हैं, और नतीजे जो आए हैं वो अनुमान से कहीं बेहतर हैं। और ओवरऑल ही नहीं, दोनों सेगमेंट्स की अगर जो बात करें, ऑटो और फार्म सेगमेंट्स, दोनों के नतीजे अनुमान से कहीं बेहतर हैं। अगर जो सबसे पहले अपने एस्टिमेट्स के अगेंस्ट इनके नंबर्स देखें तो प्रॉफिट आया 3,841 करोड़, हमारा अनुमान था 3,405 करोड़। रेवेन्यू आया 27,553 करोड़, और हमारा अनुमान था 26,942 करोड़। एबिटा आया 3,900 करोड़, हाँ, और हमारा अनुमान था 3,747 करोड़। अगर जो
वाई कंपैरिजन में भी देखें तो प्रॉफिट 13% बढ़ा है, रेवेन्यू भी 13% बढ़ा है, एबिटा 31% बढ़ा है और मार्जिन ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स अगर जो कंपेयर करें सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से, मार्जिन अभी का 14.2% और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर था 12.3%। और अगर जो सेपरेटली ऑटो सेगमेंट की बात करें तो एसयूवी कैपेसिटी कंपनी की 54,000 यूनिट्स था जो कि 10% बढ़ा है और इस सेगमेंट का रेवेन्यू 14% बढ़ा और एबिट 17% बढ़ा और मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर आया। फार्म सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में मार्केट शेयर जो है 42.5% है और वो 90 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है अगेंस्ट द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर और इस सेगमेंट का रेवेन्यू 10% बढ़ा और मार्जिन यहाँ पर भी बढ़त के साथ आई है और बढ़त जो है वो 150 बेसिस पॉइंट्स की है। कुछ एक हाइलाइट्स की बात करते हैं तो कंपनी एसयूवी सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर है 21.9% जो कि 190 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर है और इन एसयूवी का वॉल्यूम्स 18% बढ़ा है Q2 में। और ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 42.5% का मार्केट शेयर है जो कि 90 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है और 3 व्हीलर्स में भी कंपनी बोलती है कि ये नंबर 1 प्लेयर है विथ मार्केट शेयर ऑफ 43.6%। तो देखिए फार्म सेगमेंट में और साथ ही एसयूवी सेगमेंट में लीडरशिप कायम है। ट्रैक्टर के लिए आउटलुक कंपनी ने दिया है कुछ देर पहले FY25 के लिए वो कह रहे हैं 6 से 6.8% तक की ग्रोथ वो ट्रैक्टर सेगमेंट में आती हुई दिखाई देगी और ओवरऑल पैसेंजर कार सेगमेंट में उन्होंने मेंशन किया था मिड टू हाई टीन ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस लिहाज से कमेंट्री भी अच्छी खासी बनी हुई है। स्टॉक आपके सामने इस पर फटाफट से मानस अगर एक टेक चेक हो जाए और फिर एक बड़ी खबर स्क्रीन पर आ रही है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन पहले बताइए एमएनएम के लेवल्स पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा क्योंकि बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा है क्योंकि 3000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब 3000 का आंकड़ा क्रॉस होगा तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा वीकनेस भी नहीं लग रही है क्योंकि लोअर साइड पे 20 से लेकर 28 की रेंज में सपोर्ट भी है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2790 के स्टॉप लॉस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 3000 के ऊपर ही करनी चाहिए। 3000 के ऊपर ही नई खरीदारी करें क्योंकि मझधार में है काउंटर, ना इस तरफ ना उस तरफ। 3000 के पार निकलेगा तो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आप जैसे स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जुड़ी जो सहयोगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हो रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, इन 4 शहरों में 21 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट 50,000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशंस का मामला उभर कर आ रहा है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इनफैक्ट न्यूज़ 18 के संवाददाता शंकर आनंद के पास है। शंकर बताइए क्या अपडेट है, इस समय भी क्या ऑपरेशंस चल रहा है? जी इस वक्त में केंद्र जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 4 शहरों के 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर 4 शहरों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इन 4 शहरों के जो 21 लोकेशन है वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ये जो ई कॉमर्स कंपनी है इससे जुड़े हुए कई उनकी जो सहयोगी कंपनियों के द्वारा किस तरह से एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था, किस तरह से अपनी सहयोगी कंपनियों के मार्फत से सामान को बेचना और उससे जुड़े जो एक फेमा वायलेशन का मामला है उस मामले पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 50,000 करोड़ का जो फेमा वायलेशन का जो मामला है इस मामले में आज कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कई मायनों में ये तफ्तीश का जो दायरा जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। और जिस तरह से फेमा के तहत पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया था और इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, तो आज जो 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है जहां पर कहा जा सकता है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन को खंगालना, इसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको खंगाला जा रहा है। और जांच के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है, काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया है और जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। और खास तौर पर जिस तरह से अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो हैं पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी के हाथ में लगे थे कि किस तरह से तकरीबन 50,000 करोड़ का जो एक फेमा वायलेशन का जो मामला था उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला गया, उसी के आधार पर आज ये तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर देर शाम तक जब सर्च के ऑपरेशन की कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर उन तमाम
जानकारियों को साझा किया जाएगा कि किस तरह से ये फेमा का ये केस जांच एजेंसी ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया था, किस तरह से इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान में किन किन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली स्थित जो कनॉट प्लेस स्थित कैलाश बिल्डिंग है, वहां पर एक कंपनी है, वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर एक कुछ जो सहयोगी कंपनियों की, अगर फ्लिपकार्ट और अमेजन से जुड़े हुए कुछ उसके सहयोगी कंपनियों की अगर बात करें तो उसके नाम है अपीरियो रिटेल्स, श्रेयस रिटेल्स, दर्शिता रिटेल्स, आशियाना रिटेल्स। इस तरह की जो कुछ कंपनियां हैं वहां पर भी वो सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो किस तरह से इस मामले में तमाम सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तमाम सबूतों और दस्तावेजों को वहां पर जब्त किया जा रहा है, तो इस मामले में हो सकता है कि आज देर शाम तक या कल तक इस मामले में औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा साझा किया जाएगा। जी ओके शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय न्यूज़ 18 की तरफ से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उस पर एक रिपोर्ट आती हुई। मीनवाइल वीरो, आज लग रहा है कि मार्केट में पूरा ऑप्शन राइटर्स का डे है। मतलब पहले 1.5 घंटे के बाद से देखिए अब 24,200 और मैं 24,200 की कॉल और पुट दोनों देख रहा था। पुट मैंने दिखाई थी 3-3.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर हो गया था, और अब कॉल भी देख लेते हैं एक बार। कॉल में भी करीब करीब वही 3.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, और दोनों वीरो इस समय लग रहा है कि शायद प्रीमियम पूरा मेल्ट हो जाए, उसके बाद ही मार्केट में अगर कोई 3 PM मूव आना है तो आए, वरना 24,200 के आसपास ही मार्केट कंसोलिडेट करने के मूड में है। बिल्कुल अनुज, जब मैं 12 बजे का प्रोग्राम कर रहा था ना, जनाब पूछ रहे थे ट्विटर पे कि क्या करना है, मैंने कहा दोनों कॉल पुट बिकी हुई हैं, ऊपर से हम गिरे हुए हैं, 24,200 पे आ ही गए हैं, और कॉल भी बिकी हुई, पुट भी बिकी हुई। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे ख्याल से ऑप्शन राइटर्स के पास जाएगा। अनुज, मैं ये सोच रहा था कि मतलब जब मैं कल बात करूँगा या फिर सोमवार पे इंडेक्स पे दोबारा लौट के बात करूँगा, मैं कुछ देर के लिए मतलब जब ये खबर चल रही थी मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखिए हमारे ऊपर लोड कितना है, 50 का 20 का लोड है, 100 EMA का लोड है। 100 EMA को हम पारी नहीं कर पाए पूरे अक्टूबर में भी। नीचे 23,800, ठीक है। अब 23,800 पे क्या क्या हो गया, ये चुनाव भी निकल गया, हमने बहुत ही बुरे एक अर्निंग सीजन को भी देख लिया, हमने एक वर्स्ट अक्टूबर को भी देख लिया, हमने 1,10,000 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग को देख ली। आई मीन बड़ा चैलेंजिंग फेज है ये। क्या नवंबर भी ऑप्शन राइटर्स के हाथ में चला जाए, इस बात की चांसेस हैं क्या? पता नहीं, वो तो खैर थोड़ा बहुत इस समय मार्केट में एक दिन का व्यू लेना टफ हो रहा है वीरू। नवंबर का तो खैर मैं क्या ही लूँ, और वीरू ने पहले गलती से बोल दिया कल अगर मैं व्यू लूँगा, फिर वीरू को याद आया कि कल तो वीरू छुट्टी पर है, तो इसके लिए वीरू ने फटाफट उसको मंडे कर दिया। वीरू को लगा कहीं हम लैच ऑन ना कर लें इस बात पर कि भाई वीरू कहाँ जा रहे हैं। नहीं, मैं अनुज अभी तक तो योजना है वैष्णो देवी जाना। हाँ, वो काफ़ी समय से बोल रखा था, बुलावा नहीं आया था। हाँ बिल्कुल, तो नहीं वो मुझे पता है, बहुत मैं समय तो से खैर बोल रखा था। हाँ, मैं सिर्फ मजाक के लिए कहा आपको। खैर मुझे पता है आप वैष्णो देवी जाने, आपकी यात्रा अच्छी हो, और माता का जब बुलावा आता है तभी जाना होता है। आप जितना मर्जी सोचें कब जाना है। खैर अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए मेरे ख्याल से अभी ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे ना, आप अपना अकाउंट खाली कर लेंगे। मतलब क्योंकि लिटरली ये मार्केट आपको इतनी पनिशिंग मार्केट है। कहना बहुत आसान होता है कि हाँ देखिए 2 दिन में कवरिंग आ गई, मार्केट ने साइन दिए थे, क्या हुआ आज, क्या हुआ फिर आज कैसे फिर गिर गए एकदम से 300 पॉइंट। कल दोपहर तक तो कोई इंडिकेशन नहीं था कि आज हम इस तरह से गिरेंगे एकदम से, और आज सुबह भी कोई ऐसा तो नहीं था कि ख़राब हमको बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट से हैंड ओवर मिला या कोई US फ्यूचर से बहुत ज़्यादा। जो हैंड ओवर हम छोड़ के गए थे कल उससे बेटर क्यूज थे आज सुबह। डाउ हम 900 पॉइंट फ्यूचर्स पर ऊपर छोड़ के गए थे, सुबह 1500 पॉइंट ऊपर मिला था। तो ये क्या है ना, मार्केट में इस समय एक बहुत ज़्यादा रिजिड व्यू बनाना वो आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक बन सकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ नवंबर तो बहुत दूर की बात है, अब परसों नहीं पता मुझे क्या होने वाला है, तो अब कल नहीं पता मतलब क्या होने, छोड़िए कल का 330 पे एक्सपायरी पे क्या होने वाला ये नहीं पता। तो ये आई थिंक अभी मार्केट में इस समय बिल्कुल कंप्लीटली सिर्फ ऑब्जर्व करने का टाइम है। हाँ, अगर आप ले सकते हैं इस तरीके की वॉलेटिलिटी कर सकते हैं ट्रेड, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मार्कर्स बन गए, अक्टूबर का जो 1 नवंबर का लो था, 1 मंडे का लो, वो एक मार्कर हो जाएगा, और एक कल का हाई। दोनों में से जिस तरफ निकलेंगे हम, मेरे ख्याल से 23,800 कितना था, 23,842 23,816, हाँ मतलब उसके आसपास 23,820 के आसपास का एक लेवल था वो लोअर साइड पर, और
24,500 24,550 वो 20 डे में करीब अपर साइड पर। मेरे ख्याल से ये बाउंड्री है वीरू, अगर दोनों में से जो भी निकलेगा वो विनर टेक्स ऑल वो वाला मामला हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा आशीष, अगर मैं यही प्रश्न आपसे पूछूं, क्योंकि देखिए आप डेरिवेटिव्स के पर्सपेक्टिव से बात तो नहीं करेंगे, बट आप लोगों ने ये अक्टूबर के मंथ में आप लोगों ने अर्निंग्स देखी, आपने हायर लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, जो आपके लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियोज थे, जो क्लाइंट्स के मतलब जब पीएमएस भी होता है वो क्लाइंट के अकाउंट में शेयर जो होते हैं, बड़े बदलाव क्या किए, मोटे दो तीन बदलाव क्या किए, क्या क्या शेड किया आपने जहाँ पे आपको लग रहा था कि अब टॉप आउट हो गए हैं स्टॉक, क्या क्या ऐड करने का मूड है? अभी एसबीआई को छोड़ दीजिए, एसबीआई आपकी टॉप कॉल थी, बट मोटे तौर पर अक्टूबर में क्या किया पीएमएस में? बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही कहा और हमने कुछ चेंजेस किए और इसका काफी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारे पोर्टफोलियो पे देखने को नजर आया। तो सबसे पहले वीरेंद्र, हमने जैसे पिछले कुछ 2-3 महीनों में हमने कहा था कि हम पीएसयूज, डिफेंस, इससे थोड़ी सी हमने हमारी पोजीशनिंग कम की थी, खासतौर पे डिफेंस और रेलवेज के अंदर में। और एंट्री जो हमने ली थी वो खासतौर पे ली थी पूरा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, खासतौर पे ईएमएस पे, जैसे कि केन्स की हम बात करें, सिरमा की बात करें, ईपैक ड्यूरेबल या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि टॉप लाइन ग्रोथ काफी अच्छी आ रही थी, मार्जिन्स में अच्छा खासा एक्सपांशन देखने को मिल रहा था। और ये पूरा जो स्पेस है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का और खासतौर पे पीसीबी का, ये करीब करीब हम देख रहे हैं कि $80 बिलियन की अपॉर्चुनिटी थी और यहाँ पे 30 से 35% की ग्रोथ देखने को नजर आ रही थी। तो इस स्पेस में हमने काफी अच्छी पोजीशनिंग की। दूसरा जो स्पेस हमें काफी पसंद था वो था नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वहां देखिए हमने हमेशा चर्चा भी की, बीएससी की बात की, सीडीएसएल की बात की, केफिन टेक की बात की, और ये स्टॉक्स हमें काफी पसंद आए क्योंकि हमारा ये मानना था। और साथ में हमने एक कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट में नुवामा की, इसकी भी चर्चा काफी बार की। ये पोर्टफोलियोज में हमने चेंजेस इन स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशनिंग बढ़ाई, तो इसका एक ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा देखने को नजर आया। और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कहा अनुज ने कि अभी कोई अग्रेसिव पोजीशनिंग का समय नहीं है। आप जो स्टॉक अच्छे हैं उनमें आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि यही सेक्टर चलेगा, क्योंकि उस सेक्टर के अंदर में भी बहुत ज्यादा हमें एक वेरिएशन देखने को नजर आ सकते हैं, खासतौर पे नॉन लिंक्ड फाइनेंशियल सर्विसेज काफी। बिल्कुल आशीष, आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा ऑडियो में वापस इशू आ रहा है। एक काम करते हैं, तब तक एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। टीम लीज दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 10% घटा है, जबकि आय 23% बढ़ी है। मार्जिन ग्रोथ फ्लैट रही है, हालांकि इबिडा और पैट में तिमाही आधार पर बढ़ोतरी हुई है। नतीजे और फ्यूचर आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कंपनी की सीईओ नीति शर्मा जुड़ी हैं हमारे साथ। नीति जी, गुड आफ्टरनून। पहले थोड़ा एक्सप्लेन करिए नंबर्स को और आगे के लिए क्या विजिबिलिटी दिख रही है आपको? थैंक यू अनुज। देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारा जो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर 2 में हमने 18,000 हेडकाउंट एडिशन किया है, जो क्वार्टर 1 के हिसाब से काफी ज्यादा है, क्योंकि क्वार्टर 1 में खाली 13,000 एडिशन था हमारा, विच मीन 6 मंथ्स में हमने कम से कम 31,000 नए हेडकाउंट या नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके बच्चों को जॉब्स दिए हैं, जो लास्ट ईयर एक्चुअली सिर्फ 19,000 था। तो ग्रोथ के हिसाब से एक्चुअली काफी हद तक हम देख रहे हैं कि हेडकाउंट एडिशन और ग्रोथ हो रहा है। जो हमारा पर एसोसिएट पीएपीएम जो हम कहते हैं, पर एसोसिएट पर मंथ रेवेन्यू और मार्जिन होता है, उसमें थोड़ी घटौती हुई है, बट वो खाली इसी के लिए है क्योंकि जो किस टाइप के मैंडेट्स आए थे, किस टाइप के मैंडेट्स नहीं आए थे, उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। बट हमें पता है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है, हमारी एबिटा जो है, वो ऑब्वियसली बड़ा है जो हमें फोरकास्ट किया था उसके हिसाब से भी, और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमने काफी हद तक किक इन करी है, टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट में जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, अब वो धीरे धीरे एक्चुअली हमको इन्वेस्टमेंट के तौर पे अभी अपसाइड दिखा रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि वाइल हमारा हेडकाउंट ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा जो एक चीज है जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि उस पे ग्रोथ रहे हमारा। आजकल अभी हम खाली उसी पे काम कर रहे हैं। बाकी आप अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखना चाहें तो हमारा जो हेडकाउंट हुआ है वो टेलीकॉम सेक्टर से, कंज्यूमर सेक्टर से, थोड़ा बीएफएसआई, थोड़ा आईटी, थोड़ा अप्रेंटिसेस के जो कॉम्बिनेशन है उन सब से ग्रोथ हुआ है, और वहीं से हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हमें दिख रहा है कि आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा और टेक्सचर नीति जी आप दे सकती है आईटी स्टाफिंग पर स्पेशली, क्या वहां पर कुछ पिकअप के आसार है या नहीं? क्योंकि उससे एक संकेत मिलता है कि बाकी भारतीय आईटी कंपनियों के पास अगर ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं तो उनके
उनको क्या और हायरिंग की ज़रूरत होगी, तो क्या सेंस मिल रहा है IT स्टाफिंग को लेकर? देखिए आईटी स्टाफिंग आजकल हम सभी लोग 3 सेगमेंट्स में एक्चुअली काम कर रहे हैं। एक तो सर्विसेज इंडस्ट्री हो गई, दूसरी जीसीसीज हो गई और तीसरी जो हो गई हम उसे नॉन टेक इंडस्ट्री के सेगमेंट में डालते हैं। तो जो सर्विसेज इंडस्ट्री है उनका आउटलुक अभी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मैंडेट्स मिल रहे हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा हायरिंग की ज़रूरत पड़े। तो मेरा अनुमान ऐसा है कि इवन क्वार्टर 3 में भी आईटी की हायरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री से इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, धीरे-धीरे बढ़ेगी बट इतना नहीं होगा कि हम पूरा उसको पलट करके देखें कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में जो हुआ है, उसका एक्चुअली रिकवर हो जाए, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। बट हायरिंग अभी आईटी की कहाँ से हो रही है? टेक टैलेंट कहाँ हायर हो रहा है? जीसीसीज में हो रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हम कह रहे हैं। एंड सेकेंडली जो हो रहा है नॉन टेक कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं हमारे, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, रिटेल है, ई-कॉमर्स है, सभी इंडस्ट्रीज एक्चुअली डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो टेक टैलेंट की आजकल जो डिमांड है वो जीसीसीज और नॉन टेक इंडस्ट्री से ज़्यादा है। सर्विसेज की अभी भी मेरे हिसाब से एक और 3-4 महीने, 5 महीने तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, धीरे-धीरे बढ़ेगी तो होप 2025 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ओके नीति जी, एग्जैक्टली जो आपका एचआर टेक वर्टिकल है उसमें आप किसी प्रकार के एक्विजिशन कोई एम&ए एक्टिविटी की स्कोप ढूंढ रही हैं क्या? एंड हाउ मच कैश यू हैव राइट नाउ इन योर बुक्स? और क्या ये अगर होता है तो पॉसिबली आपके मार्जिन्स को एक्सपेंड करेगा? हाँ जी, ये देखिए आप जो आपने बोला कैश, हमारे पास अभी फ्री कैश अबाउट 350 करोड़ है। 340 करोड़ टू बी प्रिसाइज फ्री कैश है हमारा एज ऑफ सितंबर एंड। और जो एचआर टेक स्पेस है हमारा, वहां पे हम एम&ए अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट दैट्स एन एरिया जहाँ पे हमारा फोकस है कि हम अपना प्रोडक्ट एक्सपैंड करने के लिए हम किस टाइप के अपॉर्चुनिटीज को हम एक्चुअली ले सकते हैं। हमारी 3-4 अपॉर्चुनिटीज से बात चल रही है, तो होपफुली एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर ये कुछ एम&ए हमारे क्लोज हो जाएंगे। और एचआर टेक का जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड हो जाएगा। एचसीएम जो हम कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, वो हम अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा दे पाएंगे। वैल्यू बढ़ेगी जो हम अपने कस्टमर्स को दे पा रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन एचआर टेक से नहीं होगा एक्चुअली इमीडिएटली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, बट मार्जिन एक्सपेंशन आ रहा है हमारा अप्रेंटिसशिप की बात करें, जो हम अभी लर्निंग को भी बेच रहे हैं अप्रेंटिसेस के साथ में। आप जानते हैं ऑब्वियसली कि ईएलआई स्कीम है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, जो अभी क्वार्टर 2 में लॉन्च हुई है। ये सारे ही स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा अप्रेंटिसेस इंडस्ट्री में डिप्लॉय करने के लिए हुई है। जी नीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और एक आउटलुक देने के लिए कि किस तरह से बिजनेस पैन आउट हो रहा है। स्टॉक आज थोड़े से दबाव में मार्केट के मूड के मद्देनजर। एस्कॉर्ट्स के नंबर्स आ चुके हैं, उस पर फोकस करेंगे। 324 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दरअसल डिलीवर किया है, जो पिछले साल इस तिमाही में 210 करोड़ के आसपास था, तो 54% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिएगा कंपनी के रेवेन्यू पर, तो उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं। रेवेन्यू इनफैक्ट फ्लैट है, 2488 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आया है। EBITDA भी फ्लैट है, मार्जिन्स भी फ्लैट। तो ये प्रॉफिट में आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर कुछ अदर इनकम का, ये इन्होंने जो अपना बिजनेस बेचा वो क्या इस क्वार्टर में आएगा या थर्ड क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा? आई थिंक थर्ड क्वार्टर में आना चाहिए, लेकिन मार्जिन्स में कोई बदलाव नहीं, रेवेन्यू फ्लैट, ऑपरेशनल फ्लैट, तो आई थिंक एक अदर इनकम का कंपोनेंट होना चाहिए उस प्रॉफिट में। बिल्कुल हर्षदा, खैर एनीवे जब थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी तो इस पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ अदर इनकम है, क्योंकि एबिडा जो है वो फ्लैट है और इनकम फ्लैट है, एबिडा फ्लैट है, तो प्रॉफिट में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी शायद होगा जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया। मार्जिन भी फ्लैट है एकदम इस वजह से। खैर एनीवे चलिए एक काम करते हैं, अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जो चार ट्रेड आपको मिलेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से, उसके बाद सचिन के पास चलेंगे FN सुपरस्टार के लिए, उसके बाद गाबा सर के पास जाया जाएगा चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और आशीष चतुर्मोदा तैयार हैं एक मिड कैप फंडा के लिए। तो चलिए फिर शिल्पा जी आप शुरुआत करिए, बताइए क्या ट्रेड है आपकी? जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा पुट की साइड में हिंद कॉपर का 280 का पुट, यहाँ पे जो रफली 6 रुपये 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए।
स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 रुपए का रखेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 11 का, इसके ऊपर जाता है तो 14 भी आएगा। हिंद कॉपर 300 के नीचे काफ़ी वीक स्ट्रक्चर में जा रहा है, जहाँ पे सपोर्ट इसको नेक्स्ट 270 पे मिलेगा। तो यहाँ पे 20 रुपए का और डाउन साइड है, जहाँ पे मुझे लगता है ये ऑप्शन आपको 7-8 रुपए का मूव दे सकता है। हिंद कॉपर का पुट लेने की सलाह 280 के आसपास, 280 वाला पुट आप लेकर चलेंगे, ये फिलहाल आपके लिए कॉल। सचिन, एफएनओ सुपरस्टार। हर्षदा, मुझे लगा यहाँ पर पीएससी स्टॉक्स पे ही ध्यान देना है। सुबह हमने एचएएल को हाईलाइट किया था 4415 के आसपास सुबह ये ट्रेड हो रहा था। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कन्विक्शन अभी भी बरकरार है। तभी हमने पोजिशनल टारगेट एक दिया है 4600 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से अभी भी वहां पर लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई जा सकती है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, कॉन्फिडेंट ट्रेंड है, पिछले 3 दिनों से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की चाल बन रही है। एंड प्लस अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी फिलहाल ये कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस 4385 पे ही रखे एंड पोजीशंस को थोड़ा सा और बढ़ाए 4600 के फाइनल टारगेट के लिए। ओके, एचएल आपका बाय ट्रेड, जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था कि सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक का, शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में। प्रकाश सर, चार्ट का चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं आप? डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए कोलगेट पर। यहाँ पर थोड़ी वीकनेस परसिस्ट कर रही है। ट्रेड कर रहा है 2908 पर, स्टॉप लगाना 2940 पर, 32 रुपीज का। टारगेट ऑन द डाउनसाइड 2850 कोलगेट। ओके, अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास और जानते हैं कि मिड कैप फंड में क्या पिक करें। आशीष, बताइए क्या पिक करें आप? बिल्कुल तो अनुज, जैसे मार्केट काफी वोलेटाइल है तो हमें लगता है एक बहुत ही स्टेबल स्टॉक के ऊपर हमारा ध्यान गया है, और वो है नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से ही स्टॉक है CDSL। आप देखेंगे किस तरह से एक प्राइस एक्शन स्टॉक का बना हुआ है, जहां पे पिछले 5 महीनों से स्टॉक एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के दौर से जा रहा है, और कंटिन्यूसली इतने वीक मार्केट में भी वॉल्यूम्स का अपटिक है, साथ ही साथ प्राइस में स्टेबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि 1540 पे एक अच्छा बेस बना है। स्टॉक कहीं ना कहीं 1800 की ट्रेजेक्ट्री दिखाने की तैयारी कर रहा है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में काफी समय से बना हुआ है। अब जहां तक कि अगर से नंबर्स की बात करें तो आप देखिए, सबसे अच्छी बात है कि जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है CDSL का, वो ऑलमोस्ट 82% का है आज की डेट में डिपॉजिटरी सेगमेंट के अंदर में। और जिस तरह से नए डिस्काउंट ब्रोकर्स आ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर CDSL रख रहा है। दूसरी बात जो हमें काफी पसंद आ रही है वो है इनकी ऑप्शनैलिटी। जो रिपोजिटरी बिजनेस है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी बिजनेस है, उसके अंदर में मुझे लगता है सबसे बड़ी एक ऑप्शनैलिटी आ रही है, जो क्योंकि आप देखेंगे जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी का बिजनेस है, उसमें मात्र 2% पॉलिसीज ऐसी है जो डीमटेरियलाइज्ड है, और वहां पर पे CDSL का मार्केट शेयर करीब करीब 7% का है। तो हमें लगता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तीसरा, आपने देखा कि जो अभी IPOs आए हैं वो ऑलमोस्ट 15 IPOs ऑलरेडी हम फाइनेंशियल ईयर 24 में देख चुके हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी करीब करीब जो नए IPOs हैं वो 26 नए DRHP फाइल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है सभी इस तरह की कंपनीज में, खासतौर पे CDSL जैसी कंपनी को एक बड़ा बेनिफिट इसका भी नजर आएगा। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक स्ट्रक्चरल टेलविंड के थ्रू गुजर रहा है, और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपसाइड यहाँ पे देखने को नजर भी आ सकती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। निफ्टी में शामिल SBI और टाटा मोटर्स के नंबर्स आएंगे, साथ ही अशोक लीलैंड और आरती इंडस्ट्रीज समेत FNO के 7 कंपनियों के नंबर्स का इंतज़ार रहेगा। हमारे साथ एक पूरी हमारी इनक्रेडिबल टीम जुड़ गई है। अब यतिन जुड़े हैं, सुदर्शन और कंचन। यतिन से जानेंगे SBI के नंबर्स कैसे रहेंगे, सुदर्शन से जानेंगे टाटा मोटर्स के नंबर्स कैसे रहेंगे, साथ ही अशोक लीलैंड के नंबर्स, और कंचन से जानेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स कैसे रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सबसे बड़े नंबर्स के लिए। जी हाँ, SBI, और यतिन ने एक बहुत शानदार पोल बनाया। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट SBI से? तो ये CNBC आवाज़ का पोल जो है, हम SBI के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक खास बात ध्यान रखनी है कि जो आउटगोइंग चेयरमैन है दिनेश खरा, उनके बाद जो चला शेट्टी साहब आए हैं नए चेयरमैन, उनकी अगुवाई में ये बोर्ड मीटिंग होगी, और शनिवार की बदली अब शुक्रवार को ही रिजल्ट अनाउंस होगा। तो मार्केट आज में रिजल्ट एक्सपेक्ट कीजिए। और जहां तक कि ग्रोथ का सवाल है, नेट इंटरेस्ट इनकम में आप 5% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। लगभग 41,500 करोड़ रुपए के आसपास का CNBC TV आवाज़ का ये पोल आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 12% की आपको यहाँ जंप दिखेगी। 16,100 करोड़ के आसपास आपको यहाँ प्रॉफिट नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एसेट क्वालिटी काफ़ी स्थिर रहनी चाहिए। देखिए, पिछले क्वार्टर जो एग्री स्लिपेज हुए थे और जो एग्री सेगमेंट में प्रेशर था,
वो इस क्वार्टर ईज होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो सिक्वेंशियली एक्सपेक्ट कीजिए 5 बेसिस पॉइंट से आपका एसेट क्वालिटी सुधरेगा। ग्रॉस एनपीए लगभग 2.16% एक्सपेक्टेड है और नेट एनपीए में भी आपको अच्छा सुधार दिखेगा। 0.55% के आसपास यहाँ आपको नेट एनपीए का फिगर भी आप देखेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल रहने चाहिए, सिक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 3.1% के आसपास की यह रेंज रहनी चाहिए और डिपॉजिट और लोन ग्रोथ काफ़ी शानदार होनी चाहिए। 9% की डिपॉजिट ग्रोथ और लगभग 15 से 16% की एडवांसेस ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कीजिए एसबीआई इस क्वार्टर देगा। और स्लिपेज की जैसे कि मैंने बात की, Q1 में एग्री स्लिपेज सीजनली हाई होते हैं, Q2 में जनरली वो सुधरता है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1000 से 2000 करोड़ रुपए स्लिपेज का नंबर भी कम होना चाहिए। ओवरऑल एक हेल्दी नंबर देगा एसबीआई। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, नए चेयरमैन है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कमेंट्री और उनका जो ग्रोथ विजन है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा रिजल्ट्स के अलावा। नितिन के लिए एक बड़ा रिलीफ कि फ्राइडे को नंबर्स आने और सैटरडे को इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बिग बॉय है, बताइए पोजीशनिंग कैसी है अमित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? क्योंकि आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब मार्केट में थोड़ी सी चाल बेहतर थी, एसबीआई और बाकी पीएसयू बैंकों का अच्छा सपोर्ट था। हमने पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे डिसेंट नंबर्स देखे हैं, तो उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है स्टेट बैंक से। इनफैक्ट काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है हर्षिता मैम। स्टॉक ने बहुत अच्छा बेस बनाया पिछले 3-4 महीनों के दौरान। राउंडिंग पैटर्न है यहाँ पे 850-55 के आसपास एक गैप रेजिस्टेंस था, वो भी स्टॉक ने कवर कर लिया और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंडिंग देख रहे हैं और इसमें हायर लोज बन रहे हैं। तो एसबीआई टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी लॉन्ग किया जा सकता है पोजिशनली। 845 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स हमारे 880 to 900 के पोजिशनली हैं एसबीआई पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 880 to 900 की तरफ जा सकता है, 845 लेकिन स्टॉप लॉस। ये लेवल्स आप नोट करके रखिएगा अगर आप कल के पोजीशन लेना चाहते भी हैं। टाटा मोटर्स की बात करते हैं, जहां पर M&M की हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। लेकिन सुदर्शन बताइए टाटा मोटर्स के लिए डोमेस्टिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली JLR का बिजनेस कैसे पैन आउट करेगा इस क्वार्टर में? नतीजे कल आएंगे। नतीजे के बारे में बोलने से पहले अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 में स्टॉक 6% ऊपर बढ़ा है, लेकिन इस वीक स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली है और अपने रिकॉर्ड हाई जो कि जुलाई 30 को हिट किया था, वहां से स्टॉक में 22% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर जब अर्निंग्स की बात करें, अर्निंग्स मिले जुले रहने के आसार हैं, रेवेन्यू फ्लैट रहेंगे और रेवेन्यू का फ्लैट रहने का कारण है क्योंकि अगर जो वॉल्यूम्स की बात करें, तीनों सेगमेंट्स, पैसेंजर व्हीकल्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, JLR, तीनों सेगमेंट के वॉल्यूम्स में हमें सिक्वेंशली और वाई दोनों में गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन में थोड़ी सी एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है क्योंकि प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़त हुई है, तो प्रॉफिट में बढ़त होने के कारण मार्जिन में थोड़ी सी एक्सपेंशन आ सकती है। तो रेवेन्यू आने का आसार है 1.03 लाख करोड़, एबिटा 1% बढ़कर आ सकता है 13,954 करोड़ और मार्जिन आ सकता है 13.6% अगेंस्ट 13.1% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। JLR की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में 7% की गिरावट आ सकती है और मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का आसार है। मार्जिन आ सकता है 14.8% अगेंस्ट 14.9% सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी का? फर्स्ट, डिमांड आउटलुक पे कंपनी क्या बोलती है और ओवरऑल JLR की बात करेंगे तो JLR लास्ट कुछ एक महीनों में हमें देखने को मिला था कि प्रोडक्शन कट JLR ने लिया, तो उसके कारण के सेल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। और ऑल्सो इनके शिपमेंट में, जो कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जब गाड़ी जाती है, शिपमेंट कुछ एक डिले देखने को मिला था 2-3 महीने पहले, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें JLR सेल्स पे देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल टाटा मोटर्स के अर्निंग्स मिले जुले रहने के आसार है दूसरे तिमाही के लिए। ओके, टाटा मोटर्स के नंबर्स पर हो गया एक प्रीव्यू। एक बार अशोक लेलैंड का भी प्रीव्यू कर लेते हैं, फिर उन दोनों स्टॉक्स पर एक व्यू लेंगे। सुदर्शन, अशोक लेलैंड से क्या एक्सपेक्ट करें? अशोक लेलैंड के दूसरी तिमाही के नतीजे कल आएंगे, लेकिन नतीजे के बारे में बोलने से पहले अगर जो स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 2024 में स्टॉक में 18% बढ़त देखने को मिला और इस वीक अर्निंग्स से पहले स्टॉक में 2% बढ़त देखने को मिला, लेकिन अपने रिकॉर्ड हाई जो कि अगस्त 27 को इसने हिट किया था, उस लेवल से स्टॉक 20% गिरा है। सो ओवरऑल अगर जो अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स कमज़ोर रहने के आसार हैं और इसके मेन कारण है वॉल्यूम्स में गिरावट। ओवरऑल वॉल्यूम्स Q2 में 9% गिरा है और अगर जो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे भी 12% का गिरावट देखने को मिला है। अब अगर जो अर्निंग्स पे आते हैं, प्रॉफिट में 3% गिरावट देखने को मिल सकता है, रेवेन्यू 9% गिर सकता है, एबिटा भी 12% गिर सकता है। इसी के कारण मार्जिन जो आने के आसार है वो आ सकते हैं 10.9% अगेंस्ट 11.2%। सो अगर जो हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो पहले फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस होगा कंपनी क्या बोलती है डिमांड आउटलुक, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये है कि सेकेंड हाफ H2 FY25 में गवर्नमेंट स्पेंड्स बढ़ने के कारण
कमर्शियल व्हीकल के डिमांड बढ़ सकते हैं। सो अर्निंग्स कमज़ोर रहने के बाद मेन जो हमारा फोकस होगा कंपनी क्या बोलती है डिमांड आउटलुक पे। ओके बिल्कुल सुदर्शन, शुक्रिया। तो टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड, मीनवाइल ट्रेंड में एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ करीब 900 करोड़ का। स्टॉक अभी भी डील ऊपर है, करीब 7% नीचे। मार्केट भी डीलों पर आने की तैयारी कर रहा है, हालांकि बचा रहा है उसको अभी 24,180 पर रहा। लेकिन अशोक लेलैंड और टाटा मोटर, शिल्पा जी अगर एक चार्ट चेक हो जाए दोनों स्टॉक्स पर। जी एक सेकेंड जी, अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स पे ही है। 210 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे ये स्टॉक होल्ड करता है तो आपको बहुत क्विकली टूवर्ड्स 225 से लेकर 230 का एक मूव मिल सकता है। तो अशोक लेलैंड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, यहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग बने रहना चाहिए। दूसरा आई गेस इट इज टाटा मोटर्स। जी, टाटा मोटर्स अगर देखेंगे वो थोड़ा वीक स्ट्रक्चर पे है। 830 840 इसका एक रेजिस्टेंस जोन्स बन गया है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो तब तक यहाँ पे हम लोग अपसाइड की बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे 800 के नीचे अगर स्टॉक स्लिप करता है तो आपको 770 से लेकर 750 के लेवल्स आएंगे। तो टाटा मोटर्स में आई विल अवॉइड। ओके, तो टाटा मोटर्स अवॉइड है। देखते हैं अशोक लेलैंड से क्या निकल कर आएगा, क्योंकि ये भी एक काउंटर है जो वो फिर से 100 के आसपास ही फंसता हुआ दिखाई देता है। चलिए अब बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज की। और केमिकल साइड पर हमने कुछ अच्छे नंबर्स देखे हैं, कुछ मिक्स बैग थे। आरती की तरफ से क्या डिलीवरी होती हुई दिखाई देगी? कंचन क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है आपका पोल? नंबर्स इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर सबसे पहले रेवेन्यू की बात करी जाए तो Y-on-Y बेसिस पे यहाँ पे हमें 6% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन जो क्रूड ऑयल के प्राइस घट रहे हैं उसके चलते जो मोनोमिथाइल एनालाइन का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते Q-on-Q बेसिस पे यहाँ पे 12% का जो कट है वो संभव है। एट द सेम टाइम एबिटा की बात करी जाए तो 2% अपसाइड की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मार्जिन्स एट द सेम टाइम फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो ये भी -29% देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स अपने लोअर साइड में रह सकते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड पे देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मार्जिन पे जो प्रेशर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है ड्यू टू इंक्रीज डंपिंग बाय द चाइना ऑल्सो, जो कि इंपैक्ट करने वाला है डायरेक्टली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। रेस्ट ऑफ द बिजनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे भी कोई साइन ऑफ रिकवरी इस टाइम पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब फोकस कहां पे करना है? फिस्कल ईयर 25-26 के लिए केपेक्स के ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, एट द सेम टाइम ओवरऑल डिमांड पे भी किस तरीके का आउटलुक है, साथ ही साथ एमएमए स्प्रेड यानी कि मोनोमिथाइल एनालाइन के ऊपर किस तरीके की कमेंट्री है, और साथ में बैलेंस शीट और वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी मैनेजमेंट का क्या कहना है। ओके, कई सारी चीजें जिस पर फोकस रहना रहेगा, लेकिन कैपेक्स और डिमांड आउटलुक क्रूशियल है। आशीष, इनफैक्ट केमिकल्स पर तो आपकी काफी गहरी पकड़ रही है। इस समय कितना एक्सपोजर किन स्टॉक्स में है? क्या आरती पोर्टफोलियो का हिस्सा है या नहीं? जी, तो बिल्कुल हर्षिता, देखिए आरती हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, पर जो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है हमने इसकी चर्चा भी पहले भी शोज पे की है। सबसे पहले बात करूंगा मैं एमी ऑर्गेनिक्स की। ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और हमें लगता है कि जिस तरह से इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में जो केमिकल्स है, बैटरी केमिकल्स है, उसके अंदर में काम कर रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर में कुछ केमिकल्स लगेंगे, उसके लिए कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था, बाबा फाइन कैम करके एक कंपनी है, उसके अंदर एक अच्छा खासा स्टेक एमी ऑर्गेनिक्स ने लिया था। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बड़ा बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सेक्टर्स हैं अब जहां पर पे टेलविंड काफी मजबूत है, तो ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी रहेगी। दूसरी कंपनी जिसकी हमने चर्चा पहले की थी वो थी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। इन्होंने भी एक सब्सिडरी कंपनी क्रिएट की जिसका मोटा मोटी वैल्यूएशन 25,000 करोड़ के आसपास आता है उस सब्सिडरी कंपनी का, और वहां पर पे भी उन्होंने जो बैटरी बनाने के लिए कुछ केमिकल्स बना रहे हैं, और कुछ पर्टिकुलर बैटरीज में तो ऑलमोस्ट 40% जो कंपोनेंट है वो गुजरात फ्लोरो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और जिसके नंबर्स 2025 से आना शुरू हो जाएंगे। तो ये दो कंपनियां हैं खासतौर पे एमी ऑर्गेनिक्स और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, जो हमने केमिकल सेगमेंट के अंदर में, खासतौर पे स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के अंदर में हमने जिस पे एक्सपोजर लिया हुआ है। ओके, ये है केमिकल्स पे आपका टेक। मीनवाइल निफ्टी जो है वो डीलों पे आता हुआ, इट्स 24184 और हमने अब कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को तोड़ दिया है। कल का निफ्टी का इंट्राडे लो था, वो था करीब 24,204, उसके नीचे 20 पॉइंट के फ्रैक्शन से ट्रेड करते हुए प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आपका टेक इस वक्त का ट्रेड? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो पीआई इंडस्ट्रीज है।
करीबन 4700 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे इंक्रीजिंग साइड पे, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 4650 के जस्ट नीचे 4645, और जो मेरा टारगेट होगा वो यहाँ से 4900 के आसपास, 4900 के आसपास होगा। एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस टफ मार्केट में करना क्या है, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा को जोड़ेंगे। ओके, चलिए अब गुरमीत से बात करते हैं इस मार्केट में क्या करना है इसको लेकर। मीनवाइल निफ्टी पर जैसा डिस्कस हो रहा था, आज एक ऑप्शन राइटर्स का टिपिकल डे, वापस 24,200 निफ्टी ने रिक्लेम किया लोअर लेवल से। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। गुरमीत, कल तो मार्केट चीयर कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को, आज क्या हो गया मार्केट को एकदम से? अनुज, आई थिंक जब तक FPI सेलिंग अवेट नहीं होता है, आई थिंक एक सर्टेन लेवल पे डिस्कशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कंटिन्यूस सेलिंग है। कल के मार्केट में भी 4,500 करोड़ कैश सेलिंग थी। थोड़ा सा आई थिंक शॉर्ट कवरिंग की वजह से और पोजीशनिंग की वजह से बाजार में रिबाउंड आया था, और थोड़ा सा बाजार देखना चाह रहा है कि चाइना का स्टिमुलस कितना बड़ा हो सकता है, और उससे और मौके बनते हैं कि नहीं बनते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर पिछले 4-5 साल में जब कोविड का लो लगा तो हमारा मार्केट वहाँ से 3 गुना हो गया, चाइना वहीं का वहीं है। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो अगर कोई बड़ा स्टिमुलस आता है तो टैक्टिकल पैसा वहाँ जाता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक ट्रम्प ट्रेड थोड़ा और एक्सटेंड करे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स हार्डन हुई है ट्रम्प के इलेक्शन के बाद, तो वो कुछ पैसा वहाँ जा सकता है। तो दूसरा मुझे लगता है थोड़ा कलर ऑफ FI सेलिंग का डेटा थोड़ा और आएगा तो क्लैरिटी आएगी कि खाली एलोकेशन इंडिया का वेटेज कम हुआ है कि कोई लॉन्ग ओनली फंड्स भी जो है वो थोड़ा सा सेल ऑफ कर रहे हैं वैल्यूएशंस को लेके, या थोड़ा ग्रोथ मोमेंटम को स्लो डाउन को लेके। बट मेरा ये मानना है कि ये चल नहीं सकता है बियॉन्ड एक सर्टेन स्टेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक एक जो वेटेज इंडिया का एडजस्ट होना था, मेरे हिसाब से शायद 80% हो गया है। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें। और हमको फोकस ये करना चाहिए कि कहाँ पे जो कुछ अच्छे शेयर लेना चाहते थे वहाँ वैल्यूएशंस अच्छे मिले, क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक अच्छा है। ट्रेड टैरिफ्स वो ट्रम्प नेगोशिएशन यूज करेगा एज अ टूल। मैं पीछे एक डेटा देख रहा था कि आप सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यूएस को मेक्सिको से हो रहा है, और चाइना वाया मेक्सिको जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी सामने आएंगी, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली इस पूरे जब नई गवर्नमेंट आती है, पॉलिसी बनती है, तो इंडिया को इसमें मीडियम टर्म में बेनिफिट ज्यादा होने वाले हैं। तो कोई भी अगर शॉर्ट टर्म डिप आता है तो उसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। कल IT स्टॉक्स में बड़ी रैली आई, गुरमीत, क्या ये लीड कर सकती है पॉकेट यहाँ से? में कर सकती है अनुज, पर थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट शायद ये प्राइस कर रहा है कि टैक्स कट होंगे यूएस में, क्योंकि उन्होंने पोल में बोला था टैक्स कट होंगे तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगा। कॉर्पोरेट्स का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हुआ तो उस वजह से IT स्टॉक्स पे प्रेशर भी आया था। हालांकि जो AI रिलेटेड चैलेंज है वो अभी भी पूरी तरह गया नहीं है। मतलब जो लोअर एंड जॉब है, स्पेशली इंक्लूडिंग कोडिंग, काफी हद तक AI कर रहा है, हमने काफी डेटा देखा है। तो अगर टैक्स कट होता है यूएस में, जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा है, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है, उस लहजे से IT अच्छा कर रहा है, और थोड़ा डॉलर में भी स्ट्रेंथ आई है, तो वो भी थोड़ा सा एक टेलविंड है। बट यहाँ भी वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत कम है। मे बी आप टेक महिंद्रा और HCL को अगर लार्ज कैप में छोड़ दें तो वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत कम है। तो आप 40-50 का अर्निंग मल्टीपल देंगे अगर यहाँ पे, तो शायद नियर टर्म रिटर्न सॉफ्ट हो सकते हैं। तो मैं न्यूट्रल हूँ IT पे। अगर कोई डिप आता है या किसी स्टॉक स्पेसिफिक कुछ आपको अच्छा लगता है, जैसे KPIT में अच्छा एक डिप आया, ओवरऑल ग्लोबल ऑटो स्लो डाउन लग रहा है, निसान ने भी ले ऑफ्स किए हैं, तो वहां पे जो अच्छे बिजनेसेस में अगर अच्छा करेक्शन आता है, जैसे इसमें आया 25-30% का, तो आप सिलेक्टिवली जो है बाय कर सकते हैं। परसिस्टेंट में अगर करेक्शन आता है तो हमारी उस पर निगाह रहेगी। कुछ एक IT स्टॉक्स हमारे रेडार में है। टाटा टेक्नोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कि सबड्यूड ही रहा है पोस्ट लिस्टिंग के बाद, अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो कुछ एक जगह पे हम सिलेक्टिवली बाय करेंगे ऑन डिप्स, बट इन जनरल में न्यूट्रल IT स्टॉक्स को लेंगे। एक अच्छे बिजनेस में अच्छा करेक्शन आए तो खरीदना चाहिए। क्या ये ट्रेंड के लिए एब्सोल्युटली बैंग ऑन है? क्योंकि आज नंबर्स वैसे इसके अंदर कुछ ऐसे चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन तभी भी स्टॉक लगभग 7% तो करेक्ट हो ही चुका है। इन भावों पर कुछ कंफर्ट मिल रहा है और कुछ विजिबिलिटी है
कि जो इन्होंने जूडियो के साथ किया वो स्टार बाजार के साथ करेंगे, क्योंकि वही होप अब शायद मार्केट को है स्टॉक से, इस कंपनी से? वैल्यूएशन कंफर्ट अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए। नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, नहीं, मैं मतलब मैं शायद थोड़ा ट्रेडिशनल मैट्रिक्स देखता हूँ। एक एक आप उसको अगर एफएमसीजी फास्ट मूविंग कैटेगरी में लेंगे, फिर भी आप मतलब अभी भी ट्रेलिंग पे 170 के आसपास है। तो और स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। मतलब आप देखिए बिल्कुल आई थिंक 4-5x हो गया है साल भर में ही। तो मैं आउटलुक को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। ट्रेंड की मैनेजमेंट सॉलिड है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। ज़ुडियो के अगर आप कुछ मैट्रिक्स देखेंगे तो चौंकाने वाले मैट्रिक्स हैं। हर मिनट में एक टी-शर्ट सेल करते हैं। हर शायद 4 या 5 मिनट में डेनिम सेल करते हैं। तो हर 3 दिन में एक स्टोर खोला है उन्होंने पिछले साल। तो और ओवरऑल जो एनालिटिक्स वगैरह यूज़ करेंगे और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के लिए, वो भी बहुत बहुत अच्छा। और ये कि मूवमेंट हो रहा है अनऑर्गेनाइज्ड, जो हमारा कपड़ा मार्केट है उसका ऑर्गेनाइज्ड वे में जिसे हम बोलते हैं। बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। मैं एक्चुअली ई-कॉमर्स प्ले ज़्यादा देखना चाहूँगा, जो प्लेटफ़ॉर्म प्लेज़ हैं, जैसे ब्लिंकिट है, अभी स्विगी का आईपीओ आ रहा है, और भी जो मार्केट प्लेस प्लेज़ हैं जिसमें सारा आता है, कंज़म्पशन स्टोरी आता है, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ स्टोरी अभी बहुत छोटी है। क्विक कॉमर्स टोटल मार्केट $14-15 बिलियन डॉलर है अभी। मुझे लगता है ये महीने का सेल होगा इंडिया का और 2-3 साल में। तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म से। ट्रेंड का नियर टर्म में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। गुरमीत, ये अभी तो आपने आइसोलेशन में एक स्टॉक पे बात करी, ट्रेंड पे। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स भी आए, नंबर्स अच्छे थे और कैपेसिटी एडिशन ये कर रहे हैं, और इनका एवरेज रेवेन्यू पर बेड भी इसमें इस बार क्वार्टर में बढ़ा है। आज ऑल टाइम हाई पे है। अपोलो आपके क्या आप लोगों के पोर्टफोलियो में है क्या, या फिर कोई और हॉस्पिटल स्टॉक? हमारे पोर्टफोलियो में नारायण हृदयालय है, जो कि टियर 2 आप बोल सकते हैं, अगर सही क्लासिफिकेशन नहीं है। उनका जो सारे मैट्रिक्स हैं वो अब टियर 2 में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेट्रोज़ की जगह। रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो एक मैट्रिक है उसमें इम्प्रूवमेंट है। बाज़ार वो बीच में थोड़ा-सा एक कंसर्न आया था जब उन्होंने बोला था वो हेल्थ इंश्योरेंस पे वेंचर करेंगे, बट मुझे लगता है सोशली बहुत अच्छा कॉज़ है वो, अगर आप उसको परस्यू करते हैं, उसका अगर बिज़नेस मॉडल बनता है तो। और वैल्यूएशन वाइज़ अगर आप देखेंगे जो हम यूज़ करते हैं एबी बाय एबिटा, ये ज़्यादा रीज़नेबल है वर्सेस अपोलो, मैक्स और जो बाकी के हॉस्पिटल। बट मेरा ये मानना है कि हॉस्पिटल एज़ अ स्पेस ओवरऑल वेटेज बढ़ेगा इंडाइसिस में। और आप जब ये आयुष्मान जो 2 आने वाला है सीनियर सिटीज़न का, देश में करीबन-करीबन 6 करोड़, साढ़े 6 करोड़ सीनियर सिटीज़न्स हैं जो 70 साल के ऊपर है। वो अगर हॉस्पिटल नेट में आएँगे तो हॉस्पिटल मैक्स आउट करते हैं जो कवर होता है, 10 लाख का कवर है इसमें सीनियर सिटीज़न्स को। और ओवरऑल जो इस यहाँ पे फॉर्मलाइज़ेशन हो रहा है, बड़ा ब्रांड्स जो हैं वो रीजनल हॉस्पिटल्स को ले रहे हैं। जो आपने होटल स्पेस में देखा जो मॉडल आ रहा है, वो सेम मॉडल अब हॉस्पिटल्स में आ रहा है, जहाँ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या छोटे हॉस्पिटल्स को मर्ज करके नया मॉडल बन रहा है। तो जो केपेक्स पहले होता था हॉस्पिटल में, उसकी इंटेंसिटी भी कम हुई है। अभी जैसे अगर आप एनसीआर में देखेंगे तो मैक्स ने जेपी ग्रुप का एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल ऑक्यूपाई किया नोएडा में, और बहुत सारी ऐसी रीजनल डील्स भी हो रही है। तो मेरा ओवरऑल स्पेस पे आउटलुक कंस्ट्रक्टिव है। वैल्यूएशन वाइज़ अगेन बहुत सारे पॉकेट्स में वैल्यूएशंस हॉस्पिटल में स्ट्रेच लगता है। गुरमीत, कल एसबीआई के नंबर्स आएंगे, और जो हमारा सीएनबीसी आवाज़ का पोल है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे नंबर्स आएंगे, नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ होगी, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक इम्प्रूव होगी। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा कि पीएसयू बैंकों के वैसे भी नंबर्स अच्छे आए हैं? अनुज, आप प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो एसबीआई ने अच्छा किया है रिलेटिवली। अगर आप देखिए बिल्कुल भी 850 के लेवल के आसपास रहा है। स्ट्रॉन्ग शोइंग है वीक मार्केट में भी, तो कहीं न कहीं बाज़ार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे नतीजे होंगे। मेरा 3-4 मैट्रिक्स पे निगाह होगी। एक, मुझे नेट इंटरेस्ट इनकम देखना है, अगर वो स्टेडीली डबल डिजिट ग्रो करते हैं कि नहीं। डिपॉज़िट मोबिलाइज़ेशन कैसी होती है, उनका मार्केट शेयर कासा में सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल लायबिलिटीज़ में 25% मार्केट शेयर है एसबीआई का। तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे मेरी नज़र रहेगी। तीसरा, जो कितना इम्पैक्ट आया है निम का ट्रेजरी गेन से, और कितना निम कोर निम बिना ट्रेजरी गेन के स्टेबल रहा है इस एनवायरनमेंट में, ये मैं थोड़ा-सा देखना चाहूँगा। बट ओवरऑल मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टेड हूँ पीएसयू बैंक से लेके। एसबीआई हमारी वन ऑफ द टॉप पिक्स है पीएसयू स्पेस में। साथ में हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, और फेड का रेट कट मुझे लगता है होना चाहिए कल, और आरबीआई शायद दिसंबर में फॉलो थ्रू करे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमारा सेंट्रल बैंक बिहाइंड द कर्व है इस बार रेट कट में, क्योंकि थोड़ा-सा ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन डेफिनिटली हुआ है कुछ एक पॉकेट्स में।
तो मेरा ये मानना है कि सूनर और लेटर रेट कट भी आएगा और वैल्यूएशन अनुज आपको सारे पीएसयू बैंक्स बुक वैल्यू या बुक वैल्यू से नीचे पे मिल रहे हैं 12-14 के अर्निंग मल्टीपल पे। एसबीआई का तो आरओई भी अब 17-18% है। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को। आपने कुछ देर पहले जोमेटो और स्विगी मेंशन किया था, मैं हमारी टीम से बस पूछ ही रही थी, स्विगी का सब्सक्रिप्शन अब तक सिर्फ 32% तक का ही आया है। क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया जाए या फिर जोमेटो उसके सामने ज़्यादा बेहतर ट्रेड रहेगा? ठीक, मुझे लगता है टैक्टिकली शायद वैल्यूएशन वाइज स्विगी ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे है, उससे ज़्यादा ही है। अगर आप मार्केट कैप देखें जोमेटो का तो करीबन 2,30,40 हज़ार करोड़ है और स्विगी 1 लाख करोड़ के आसपास के आईपीओ पे, तो 60% का वैल्यूएशन डिस्काउंट है। कुछ कारण भी है उसके। तो मुझे लगता है नियर टर्म में शायद थोड़ा-सा कैच अप हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट है, वो ज़्यादा बेहतर करेगा। डार्क स्टोर्स भी आप देखेंगे तो ज़्यादा ऐड कर रहा है। अगर आप उनका एवरेज ऑर्डर का जो वैल्यू देखेंगे, एओवी जिसे हम बोलते हैं, वो भी बेहतर है और ये फेस्टिव सीजन में और इम्प्रूव हुआ होगा। इसके अलावा वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐप पे माइग्रेट कर रहे हैं, जिसमें आप जो टिकटिंग है और डाइनिंग आउट है, जिसे हम आउट ऑफ होम कंजम्पशन कहते हैं, वो उसपे माइग्रेट करेंगे तो थोड़ा फोकस आएगा आउट ऑफ होम कंजम्पशन में। और मैं ओवरऑल क्विक कॉमर्स को लेके बहुत बुलिश हूँ। तो इसमें यूजुअली क्या होता है अर्षद जी, विनर 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 टेक्स ऑल होता है। एक प्लेयर बहुत डोमिनेट हो जाता है, इसलिए सब फंड रेज़ कर रहे हैं। एक बार जिसका मार्केट शेयर 65% हो गया, वो फिर बाकियों को फिनिश कर देता है। हमने ये अमेज़न में देखा है, ग्लोबली देखा है, यूएस में देखा है, बाकी जगह देखा है। तो इसलिए ये फंड रेज़ एग्रेसिवली हो रहा है, ज़ेप्टो भी कर रहा है, प्राइवेट मार्केट से अभी रेज़ किया, स्विगी आईपीओ कर रहा है, ज़ोमैटो ने अभी लगभग $1 बिलियन रेज़ किया। तो चांसेस ज़्यादा हैं ज़ोमैटो के, लेकिन एक हम कहते हैं ना, हम डार्क स्पॉट कवर करना चाहते हैं कि कहीं अगर कोई दूसरा प्लेयर तो नहीं आ जाए। तो मे बी अगर मैं क्विक कॉमर्स खेलना चाहूँ तो मैं ज़ोमैटो पे 75-80% करूँगा और स्विगी पे 20-25% वेट डालूँगा। गुरमीत, आखिरी प्रश्न है पॉसिबली इस इंटरेक्शन का। पीएसयूज में कुछ ऐड किया या फिर ऐड करने की मंशा, जहां पे थोड़ा सा वैल्यूएशंस आपके कंफर्ट में और स्लिप हो जाए उसके बाद? नहीं, हमने ऐड किया, हमने टीटागढ़ ऐड किया था जब 3 डिजिट में आया था, क्योंकि आउटलुक बहुत अच्छा है। उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है। अगर आप देखेंगे तो जो मिक्स है वो चेंज होगा। अभी 80% जो है गुड्स वैगन्स हैं और 20% पैसेंजर मोबिलिटी है। दूसरा, जो प्रोपल्जन सिस्टम से उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है, तो उससे उससे उनको एफिशिएंसी गेन आएगा। ऑर्डर बुक बहुत रोबस्ट है। हम लगभग 900 वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं अगले 5-6 साल में। तो हमने टीटागढ़ ऐड किया है, हमने एनटीपीसी ऐड किया है। पावर जनरेशन जो है बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल डेकेडल थीम है और वो थर्मल और ग्रीन दोनों में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा, जब भी पीक पावर डेफिसिट्स होते हैं, तो ये बेनिफिशियल होता है थर्मल कंपनीज के लिए, क्योंकि वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे होते हैं, तो पीएलएफ बढ़ता है। उसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ है, वो फुली इसी महीने है। तो वहाँ पे एनटीपीसी होल्डिंग कंपनी है, थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और जैसा मैंने बोला अनुज को कि हमने पीएसयू बैंक्स भी ऐड किए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड किया है, एसबीआई ऐड किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरमीत, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और सभी इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। इस बीच अब एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज के मोटा मोटी अगर आप देखें, इंडेक्स 24,200 पे, यानी ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में। निफ्टी बैंक, एक बात है कि ऊपर से क्रैक हुआ कि अनुज 51,800 51,900 की ट्रैजेक्टरी को लेके जा रहा है अपने साथ। अप्रोच क्या रहेगी कल के लिए? बिल्कुल वीरू, देखिए अप्रोच तो बहुत सिंपल है, ये मार्केट कैरी करने वाला नहीं है। आपने अगर कल लॉन्ग कैरी कर लिया तो आज सुबह मार्केट ने पनिश किया होगा। आज अगर आप शॉर्ट कैरी कर लें, हो सकता है कल आपको सुबह मार्केट पनिश कर दे। ये मार्केट अभी डे ट्रेडर्स का है और दोनों साइड की ट्रेड्स अगर आप ले सकते हैं और अपने आप को उस हिसाब से रोज़ दिन ब दिन अगर आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, तब तो आप ट्रेड करिए। लेकिन हम एक मेक और ब्रेक जोन में हैं निफ्टी पर। 24,200 पर हम बंद हो रहे हैं करीब करीब, और 23,800 850 के करीब लोअर लेवल्स, और 24,500 24,600 के करीब अब अपर साइड, उसके बीचों बीच हम बंद हो रहे हैं बेसिकली। तो अगले 3-4 दिन में आई थिंक क्रूशल होगा ये देखना कि मार्केट किस करवट जा रहा है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, लेकिन नज़र रखें आप एसबीआई पर, क्योंकि अगर इस मार्केट को कोई एक स्टॉक थोड़ा पोटेंशियल रखता है, थोड़ा सेंटिमेंट टर्न अराउंड का, तो वो एसबीआई है।
और यहाँ पर इस समय थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर है, तो इसके लिए इस पर थोड़ी सी नज़र रहेगी। लेकिन अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा भले ही चाहें तो अभी के लिए कैरी ना करें तो ठीक रहेगा। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं एंड यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, और उसके बाद BTST कॉल लेंगे। यतिन, कौन से 2 स्टॉक्स पर नज़र? तो आप SBI की बात कर रहे थे, SBI है डीलर्स के रेडार पे। देखिए आज लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे HNI डेस्क पे, और पिछले 2-3 दिनों से ये बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि रिजल्ट्स के पहले ही यहाँ 10-15 रुपये का अपमूव आ सकता है। तो रिजल्ट्स के पहले SBI एक ऐसा स्टॉक है जहाँ डीलर्स BTST की सलाह दे रहे हैं 875-880 के टारगेट्स के लिए। तो थोड़ा बहुत रिस्की ट्रेड है, लेकिन हाँ डीलर्स ये ट्रेड ज़रूर ले रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा बायोकॉन, यहाँ भी पिछले आधे एक घंटे में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ लॉन्ग की तरफ देखने को मिल रहा है। डीलर्स के हिसाब से बहुत जल्द कंपनी फंड रेजिंग अनाउंसमेंट कर सकती है, जो बहुत टाइम से मैनेजमेंट कह रहा है वो शायद हो सकता है। और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली 360 तक के टारगेट्स वो बायोकॉन पर देख रहे हैं। ओके, तो बायोकॉन और SBI ये हो गई डीलर की नज़रों में स्टॉक्स जो वॉच आउट करने के लिए। चलिए BTST STBT कॉल्स लेना अब शुरू करते हैं। गाबा सर, आप शुरुआत करिए, बताइए क्या कैरी कर रहे हैं? नहीं, मैं आज कोई कैरी नहीं करूंगा, ना BTST ना STBT। उसका रीजन ये है, स्टॉक जो अच्छे लगते हैं वहां पर रेजिस्टेंस है, और जो अच्छे लगते हैं शॉर्ट के लिए वहां पर सपोर्ट है। आई थिंक बी अ ट्रैप आज के बाद। कुल कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पा जी, आप कोई ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि डीवी स्लैब में ध्यान दे सकते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है नीचे से, तो मुझे लगता है 5950 के स्टॉप लॉस से इन फ्यूचर्स डीवी स्लैब में आप BTST ले सकते हैं। मुझे लगता है 6130 से लेकर 6200 तक का मूव आपको दिख सकता है। लैब एक बाई साइड का ट्रेड। आप आई थिंक डीवीज लैब सचिदानंद का भी ट्रेड था इस कार्यक्रम की शुरुआत में। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा, BTST या STBT? तो देखिए STBT रहेगा। टाटा कंज्यूमर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक ने एक छोटा सा पुल बैक दिया, लेकिन ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो इसके फ्यूचर में टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 990 के प्राइस चल रहे हैं। 1001 के स्टॉप लॉस से 1001 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और 970 रुपए 970 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, टाटा कंज्यूमर। अमित जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, मैं अपनी 2 PM कॉल के साथ ही जाऊंगा। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 300 रुपीस के आसपास प्राइस है। 295 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेंगे 307 और 311 में। जी प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, मुझे SRF काफी अच्छा लग रहा है। एक अच्छे लेवल पे आया है, और दूसरी बात आज के वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, तो मैं इसमें बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2340 2340। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ होगा 2435 2435। ओके, तो SRF में एक मौका तेजी का बन रहा है, तो कुछ तेजी कुछ मंदी वाले ट्रेड्स यहाँ पर, और गाबा जी कह रहे हैं कि इस समय कोई ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं है, कल आएंगे देखेंगे क्या सिचुएशन है। अच्छा, इस बीच वायदे बाजार की जो बैंड लिस्ट में जाने की तैयारी है, उनमें कुछ स्टॉक्स आपके सामने लेकर आते हैं। पोजीशन के लिहाज से ऐसी संभावना है कि ग्रैन्यूल्स बैंड में जाता हुआ दिखाई देगा। 106% की पोजीशंस यहाँ पर मार्केट वाइड आ चुकी हैं। ABFRL की भी गिनती नियरली 100% के आसपास आ चुकी है, और मन्नपुरम में भी हमने देखा है रियली 92% तक की पोजीशन मार्केट वाइड हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ये वायदे के बैन में नजर आ सकते हैं। काउंटर्स बैन से बाहर निकलने वाली लिस्ट इस समय वैसे तो है नहीं। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे में जो हुआ है मार्केट में उसके मद्देनजर एक तो ट्रेंड में बिकवाली थोड़ी सी और बड़ी है, तो वो थोड़ा सा वीक और सॉर स्पॉट है मार्केट का। लेकिन साथ ही अगर आप गौर करिएगा, जो निचले लेवल से पोजीशनिंग बेहतर होने की उम्मीद दिख रही थी, वो NTPC में बहुत शॉर्ट लिव रही। अभी भी 1% नीचे है। थोड़ा सा कोशिश की थी स्टॉक ने अपनी चाल सुधारने की। मैं इनफैक्ट आपसे प्रशांत कॉल लेना चाहूंगी। एक तो पावर ग्रिड के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग थे, तो वो स्टॉक 1.5% नीचे, लेकिन ये पूरी पावर स्पेस में NTPC, पावर ग्रिड, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स जहां पर पहले अच्छा पैसा बना है, रीसेंट एनवायरनमेंट में क्या पोजीशंस कुछ कटी है या फिर वो जस की तस है? तो यहाँ पे अगर हर्षा जी चेक करें तो स्ट्रक्चर वाइज मुझे टाटा पावर बेहतर लग रहा है। इसकी वजह है कि पहली बात 20 दिनों के एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है बेसिक, और दूसरी बात यहाँ पे एक हायर बॉटम बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पुल बैक स्ट्रॉन्ग आके एक डेली चार्ट पे जो गैप है करीबन 565 500
सॉरी 465 470 यहाँ तक एक पुल बैक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 435 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए फॉर टारगेट्स अराउंड 465 470। टाटा पावर, अच्छा इस बीच जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा इन डेरिवेटिव्स, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रेथ क्या है। शॉर्ट आज बिल्कुल इन्वर्स है, 27 लॉन्ग, 8 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट करीब 16 में 116 में 28 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आते हैं यहाँ पर लॉन्ग के जितने स्टॉक्स थे वो कौन से रहे। इक्का दुक्का अगर आप देखें हर सेक्टर से स्टॉक रहे, स्पेशली अपोलो जिसने अर्निंग के बाद पूरे दिन अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में रखा, कोरोमंडल, गुजरात गैस, चंबल और पेज इंडस्ट्रीज। उसके बाद आती है शॉर्ट कवरिंग की बारी। शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ पर थी आज, उसमें नवीन फ्लोरिन, केमिकल बास्केट में स्ट्रेंथ है, HAL, पेट्रोनेट, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, महानगर गैस। उसके बाद शॉर्टिंग जो कि आज सबसे ज़्यादा थी बाजार में, इसमें आज मेटल्स का नाम काफ़ी ऊपर था, हिंडाल्को, ट्रेंड पोस्ट अर्निंग्स, ग्लेनमार्क फार्मा, मेट्रोपोलिस और मुथूट फाइनेंस। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में आज काफ़ी, अगर आप देखें, स्थिति खराब थी और गोल्ड रिट्रेस हुआ करीब 76,000 तक बाकी। उसके बाद ग्रासिम, PL, मैरिको, टेक महिंद्रा, बजाज पेंट्स, यहाँ सब में सॉफ्टनेस थी। एक बार स्क्रीन पे जाते जाते जरा प्लीज़ SBI लेके आइएगा। फिर SBI 864.40, मतलब टेक्निकली ये क्लोज जो है मेरे ख्याल से 1 अगस्त के बाद, याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में जाके SBI क्लोज होता हुआ। अच्छा जरा एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स भी लेके आइएगा। जब सुबह भी बाजार क्रैक हो रहा था, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स हालांकि उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग था, अब थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट स्टिल ये याद रखिएगा मेरे ख्याल से अगस्त के बाद 30 के बाद सबसे अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो PSU बैंक्स में अच्छा मूव रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI सब ठीक ठाक रहे। और एक स्टॉक और आखिरी में रखिएगा स्क्रीन पे, जो मेरे ख्याल से एक बहुत दिनों बाद कमांडिंग पोजीशन में आके क्लोज हो रहा है, मतलब इसका कॉन्फिडेंस आज पूरे दिन ब्रीच नहीं हुआ एक बार के लिए भी, एंड दैट्स आई थिंक वोल्टास। शिल्पा जी, वोल्टास में रीडिंग क्या कह रही है आपकी, क्योंकि वोल्टास ने अक्टूबर 24 के बाद, 18 अक्टूबर 24 के बाद ये जो पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उसको बहुत स्ट्रांगली काटा है, और सरप्राइजिंगली इस वोलेटिलिटी में ये 4 दिन बड़े स्टेबल गुजरे। मैं लगभग 10 मिनट पहले इसको रीड कर रहा था और इस स्टेबिलिटी में आज इसने सारे एवरेज को रीगेन कर लिया। आपकी रीडिंग वोल्टास पे कुछ कह रही है क्या? वीरेंद्र जी, ऑनेस्टली ये 1800 के ऊपर अगर निकल के सस्टेन करेगा तो इसमें और ज़्यादा कन्विक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉल राइटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर मुझे 1860, 80, 1900 के भी लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब तक 1800 नहीं निकलता है तो थोड़ा मैं आई विल ट्राई टू वेट। ओके शिल्पा जी, कुछ लग रहा है कारपेंटर का काम चल रहा है आपके यहाँ पर। यस एक्चुअली, सॉरी, वो बिल्डिंग में समथिंग इज गोइंग ऑन। वो पहले मुझे लगा जब पहली कॉल ली थी कि कुछ तो नॉइज़ है, फिर अब वो दोबारा आया तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वहाँ पे काम। शिल्पा जी चैनल चेक कराइए कि कौन सा पेंट इस्तेमाल हो रहा है, जी जी बिल्कुल हर्षिता जी। इस मार्केट में और करने को कुछ है नहीं। वीरू का मुझे मैसेज आया था कि मार्केट में कुछ करने को है नहीं तो करें क्या, तो मैं कहा चलो ठीक है। डेफिनेटली पता लगा दिया। बिल्कुल ठीक है, जब मार्केट इस तरीके की हो ना तो आखिरी के 6-7 मिनट बहुत भारी पड़ जाता है। हाँ। मतलब आप 3, 23, 22 पर ना ऐसा लगने लगता है कि बस अब 330 हो कैसे भी। देखिए अब जैसे गाबा सर ट्रेड भी नहीं दे पाए, लेकिन गाबा सर बैठे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई कोई भी सवाल पूछ लें अगर तो इस हिसाब से, और पूरा का पूरा पैनल आई थिंक हर कोई बस ये ऐसा टाइम होता है जब आप वेट कर रहे होते हैं कि बस 330 हो और बेल बजे और एटलीस्ट आज के लिए जान छूटे। एक्चुअली वैसा ही मार्केट हो गया अनुज। एक स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है, अल्ट्राटेक, क्योंकि जाते जाते यहाँ पर लोग बिकवाली कर रहे हैं तो इस पर बात कर सकते हैं। माइनस 11,025 पर ये काउंटर 2% नीचे। आज मेरे ख्याल में एक अपडेट भी आया था कि कुछ 20-22 मिलियन डॉलर में वो 11% स्टेक वो रसल खाइमा में ले रहे हैं। क्या स्थिति बन रही है इन सीमेंट कंपनियों की? तो देखिए, अल्ट्राटेक की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है। कोशिश कर रहा है स्टॉक 20 डे या 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के लिए, लेकिन हमेशा वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से इस गिरावट पे खरीदारी ना करें और बिल्कुल कॉशियस रहें। अगर स्टॉक 10,950 या 940 के नीचे फिसला तो कम से कम 10,600 तक के भाव दिखा सकता है। इसलिए ट्रेंड नेगेटिव है, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 10,940 का जरूर लगा कर रखें। अल्ट्राटेक सीमेंट 11,038, क्या मतलब आज इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था,
मतलब 50 डिमा के आसपास वहीं से क्रैक हुआ ये। और वो जो स्टोरीज जो है थोड़ा बहुत कन्विक्शन बन रहा था कि ये अपने पुल बैक्स जो हैं वो जनरेट करेंगी। लुक एट मैरिको, आज मैरिको का फिर प्लेसमेंट इंडिकेट ये करता हुआ कि शायद ये स्टॉक फिर एक बार से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए। फिर आप लेके आइए इस बार के अर्निंग जो शॉक्स थे उसमें एक था इंडिया मार्ट, आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट वीक, मेरे ख्याल से मुझे तारीख भी याद अच्छी तरीके से, वो मतलब 22 अक्टूबर के आसपास, यस 22 अक्टूबर को। अब इंडिया मार्ट जो है वो टिपिकल फ्लैग में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मीन्स हल्का सा पुल बैक आया ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से, उसके बाद सरेंडर कर दिया। मैं सिंस अभी वीकली चार्ट्स कल फॉर्म हो गए, लेकिन एक बात कहूँ मैं यहाँ पे, ये इसका जो क्लोज है वो समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट CY24 के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर में जाके होता हुआ, सबसे लोवेस्ट। इस पर प्रशांत हल्का सा मतलब 10 सेकंड में अगर आपका टिक दे पाएँ आप भी, अगर 2400 के नीचे इंडिया मार्ट सस्टेन होना शुरू हो गया, 2400 के मतलब का क्या है, मार्च 2023 से लेके अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी वायलेट हो जाएगी। आपका टेक क्या कह रहा है इस वक्त, क्या ये होगा वायलेशन इंडिया मार्ट में? तो वीरू जी यहाँ पे पिछले महीने बहुत स्ट्रॉन्ग बिग वाली हुई थी, उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है। आपने जैसे कहा अगर 2400 का लेवल टूट जाए तो शायद आप 2280 2260 भी देख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है और जो सेलिंग हुई थी उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है। बस एक ही चीज है, 3-4 दिनों से बिग वाली में वॉल्यूम नहीं है, तो 2400 का लेवल क्रूशल होगा। थोड़ा 10 पॉइंट नीचे 2390, जब तक वो इंटैक्ट है मुझे लग रहा है ये लेवल्स कंसोलिडेट कर सकता है। ब्रेक हो तो डेफिनेटली वीकनेस बढ़ सकती है। अच्छा, एक स्टॉक है जहां पर मुझे थोड़े से बॉटम के साइन दिख रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ इसके नंबर्स आ चुके थे उसके बाद ये मूव आ रहा है, वो है SRF। मैं आज सुबह से स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। इस महीने अब SRF करीब 5.5% चल चुका है ऑब्वियसली, और अब अपने 52 वीक हाई से करीब 12% दूर रह गया ये स्टॉक, और एक 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ भी बढ़ रहा है ये स्टॉक। तो कुछ इसने साइन दिखाए हैं बॉटमिंग आउट के, और आज डे हाई की तरफ जाकर ये स्टॉक बंद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाइंग केमिकल स्टॉक्स में नज़र आ रही है मुझे। तो ये एक स्टॉक होगा हर्षदा जिस पर मेरा थोड़ा सा ध्यान रहेगा। मानस, इसका एक बार चार्ट चेक करिए जरा, देखिए कौन से लेवल्स अब वॉच आउट करने होंगे यहाँ पर। देखिए SRF में कल मॉर्निंग में एक बाय रिकमेंडेशन मैंने दिया था, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा। तो ऑलमोस्ट वहां पर है, 2400 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज है। आई थिंक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि 3 दिन की रैली हो गई, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें तो बेहतर रहेगा। और फिर से आप 2410 के ऊपर खरीदारी करिए, क्योंकि अगर 2410 का आंकड़ा क्रॉस हुआ तो 2500 रुपए तक के भी भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और या तो एक बहुत पास में स्टॉप लॉस 2350 पे लगा के रखें। या तो एक क्लोज स्टॉप लॉस लगाइए 2350 का, 2410 के ऊपर शायद ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। 2374 के लेवल्स पर एक क्लोज दिखा रहा है। आई थिंक प्रशांत इसको मेंशन कर रहे थे BTST ट्रेड के तौर पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन आखिरी 1.5 मिनट बचा है। 24200 संभाल लिया समहाउ, और फिर लकीली वो लो दोबारा टेस्ट नहीं हुआ। नहीं, वो खैर देखिए आज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वो ऑप्शन डेटा बता रहा था, 24200 की कॉल और पुट जिस तरीके का बेहिसाब बिल्डअप था 4-4 करोड़ शेयरों का, कि वो ऑप्शन राइटर का दिन है। और आज आखिरी का 1 घंटे में कुछ मार्केट ने करना नहीं है। इनफैक्ट मार्केट बिल्कुल एक लास्ट के 11 बजे से अगर आप मार्केट का मुंह देखें, एक कॉमोटोज रहा है एकदम, एक ECG में अगर एक फ्लैट लाइन आ जाए ना, वैसी रही है मार्केट की। तो वो भी थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, थोड़ा मूवमेंट चाहिए हमको, लेकिन खैर आज मिला नहीं मूवमेंट। एनीवे, अब वॉल पर चलते हैं, देखते हैं मार्केट की क्लोज। 24200 पर निफ्टी बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी करीब 450 पॉइंट नीचे, लेकिन डे लो से थोड़ा ऊपर। निफ्टी IT में आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया कल की 4% की रैली के बाद। मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे था। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, और एडवांस डिक्लाइन करीब 890 बढ़ने वाले शेयर, 1578 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार जरा मार्केट की, और कहाँ पर तेज़ी कहाँ पर मंदी रही है देखते हैं। अच्छा, तेज़ी वाला तो कोई सेक्टर था ही नहीं आज, सब मंदी में आ गए। हालांकि PSU बैंक SBI की वजह से थोड़ा सा आउट परफॉर्मर रहा। मेटल्स करीब 3% नीचे, सबसे बड़े लूजर्स मेटल्स। हिंडाल्को का इम्पैक्ट क्लियरली, रियल एस्टेट 1.5% नीचे, फार्मा 2.25% नीचे। उसके अलावा फाइनेंशियल्स, निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो, ये सारे के सारे इंडेक्स थोड़े से नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर आज मूव्स रहे। सबसे नीचे हिंडाल्को 8% नीचे आज। उसके बाद ट्रेंड पर एक इम्पैक्ट अर्निंग्स का 6.5% नीचे। श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम
अदानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, JSW स्टील, तो काफ़ी स्टॉक्स थे। भारतीय एयरटेल जहाँ पर सेलिंग प्रेशर था। अपसाइड में क्लियरली एक ही स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स के बाद 6.5% ऊपर, SBI नंबर से पहले करीब आधा %। तो फाइनली वो लास्ट 10 मिनट्स जो एकदम पेनफुल और डल डेड थे, 24,194 पर निफ्टी 50 जाकर टिका है। 290 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग प्राइस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ पर 426 अंकों के नुकसान पर हम जाकर टिके हैं। मिड कैप थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन वहाँ पर भी बाजार बंद होते होते 290 अंकों का नुकसान आ चुका है। ओके, अच्छा वीरू कल है नहीं, तो वीरू जाते जाते कोई अगर इस मार्केट पर अगर आपने कोई 2-3 लाइनें दिमाग में आई हो तो सुना जाइए फिर। नहीं अनुज, थोड़ा सा फुर्सत दीजिए। मेरे ख्याल से आते जाते ट्रेन में 1-2 लाइनें लिख लूंगा। हाँ। पक्का कहता हूँ, सोमवार को ऐसी चीज़ सुनाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए वीरू, और अभी तो टाइम आपको- स्पेंड करना मुश्किल है अनुज। हाँ, आपको सेफ जर्नी और आपके दर्शन अच्छे हों। फिर मंडे Thank you. आपसे मिलेंगे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर सभी लोग शुक्रिया। कह रहे हैं कि वीरू मार्केट के लिए भी माथा टेक के आइए। आशीर्वाद की ज़रूरत है इस समय, जिस तरह के माहौल में हम हैं। एनीवेज, हैव अ गुड ब्रेक। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे इजाज़त, लेकिन कल सुबह में हमारी मुलाकात आपसे दोबारा होगी 6:57 पर मॉर्निंग कॉल में। मार्केट का एक्शन, ग्लोबल क्यूज जो इम्पोर्टेंट है, और ऑफ कोर्स ताज़ा खबरें, ये सब लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह।